वक्त का इंतजार करो जनाब, वादा है आपसे बेहतर और शानदार नजारा दिखाएंगे। हे गाइस, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड केम छो ट्रिपल एस आर्मी। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सभी लोग? सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने अमेजिंग बैच उदय आईएससी में। क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग? देखो यार, आज सीबीएसई वालों का रिजल्ट आया है, सीबीएसई क्लास 10th और 12th का। और भाई फिजिक्स वाला ने एकदम आग लगा दिया है। आईएससी बोर्ड में भी जब रिजल्ट आया था, आईसीएसई का आया, तो आप लोगों ने वहां पर भी बढ़िया आग लगा दिया है ना। और क्लास 12th फिजिक्स का जो पेपर आया था सीबीएसई में, बेटा वो बहुत अलग लेवल का पेपर आया था। इस बार काफी ज्यादा टफ पेपर आया था। उसके बावजूद आप लोग को ये जानकर बड़ी खुशी होगी कि मेरे पढ़ाए हुए बच्चे जो आपके ट्रिपल एस आर्मी के भी मेंबर्स हैं, उन सभी ने आग लगा दिया है पेपर में। 94, 95, 96, 97, 98, मतलब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके फिजिक्स में 100 में से इतने मार्क्स आए हैं। जबकि पेपर, लोगों का कहना था कि पेपर बहुत टफ आया है, एडवांस लेवल का पेपर आया है, इस तरह का सब लोग बोल रहे थे। और जैसे ही मैंने मैराथन पढ़ाया था फाइनल बोर्ड एग्जामिनेशन का, उसके बाद बच्चे जब पेपर लोग देकर के आए तो बहुत सारी मेरी ट्रोलिंग की गई, है ना। बहुत सारी ट्रोलिंग की गई कि अरे ये तो टीचर बेकार है, ऐसा है वैसा है, ये पढ़ा दिया वो पढ़ा दिया, ऐसा आ गया वैसा आ गया। और मैंने उसी दिन ठान लिया था कि बेटा जवाब देंगे, रिजल्ट से जवाब देंगे, किसी के कहने से कुछ नहीं होता। एक टीचर जब लाखों बच्चों को पढ़ाता है तो ऑब्वियस है उसमें से 1500 बच्चे ऐसे भी होते हैं जो फेल होते हैं। 1500 ऐसे भी बच्चे होते हैं जो केवल आखिरी दिन जगे थे, आखिरी दिन जग के आए थे कि सर आज पढ़ा दो, बस आखिरी दिन का मैराथन देखने आए थे। तो वही लोग वो होते हैं जो रो रहे होते हैं, वही लोग वो होते हैं जो टीचर के ऊपर ब्लेम देते हैं। लेकिन जो बच्चा साल भर जेन्युइनली पढ़ता है, देखो आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी आप लोग क्लास 11th में आए हो, है ना। तो अगर आप लोग क्लास 11th ईमानदारी से पढ़ोगे, 12th ईमानदारी से पढ़ोगे, तो मैं गारंटी ले रहा हूं बोर्ड्स तो बोर्ड्स, तुम्हारा जेई का एग्जामिनेशन, नीट का एग्जामिनेशन, सीयूईटी के एग्जामिनेशन, सभी में वही चीजें तुम्हें दिखाई पड़ेंगी जो कंसेप्ट्स मैं आपको यहां 11th और 12th 2 साल में पढ़ाने वाला हूं। तो आप ईमानदारी से बेटा पढ़ाई करना। बाकी आज का रिजल्ट यार इतना औसम था कि रिजल्ट देख करके यार मैं भी बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रहा हूं और मुझे दिल से बहुत खुशी हुई। यस, एक बार सभी लोग यार जरा हार्ट स्पैम कर दें। कुछ एक बच्चे ऐसे भी आए हैं, कह रहे हैं सर आज मेरी पहली क्लास है आपके इस बैच में। मैं आप सभी बच्चों को बता दूं भाई, इस बैच में हम लोग क्लास 11th का फिजिक्स पढ़ते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से मैं पढ़ाता हूं। डायमेंशंस के बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है। जो भी बच्चे आज पहली बार क्लास मेरी कर रहे हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है भाई, पिछली जो 2 क्लासेस आपकी छूट गई हैं उनको जरूर आज ही कंप्लीट कर लेना ताकि आपको डायमेंशन लिखना आ जाए। क्योंकि अगर डायमेंशन लिखना नहीं आता है तो आज की क्लास में आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी बेटा, राइट। और उसके लिए आपको बस करना यही है कि आपको उस चीज को थोड़ा सा रिवाइज करना है, रिवाइज कर लेना, बस काम आपका बन जाएगा, राइट। तो चलो यार हम लोग स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चों का दिल दिखाई पड़ गया है, यानी कि इजाजत है पूरी की पूरी क्लास करने की। तो सभी लोग ट्रिपल एस आर्मी के इस टेलीग्राम चैनल को भाई कोड स्कैन करके ज्वाइन कर लो, ठीक है। और या फिर आप टेलीग्राम ऐप में फिजिक्स बाई शैलेंद्र सर ऐसे सर्च करके भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको बहुत सारी ऐसी चीजें मिलेंगी जो आपके प्रिपरेशन में आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगी, यानी कि आपकी मदद करेंगी। सर आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे? आज की क्लास में हम लोग पहले थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, यानी पिछली क्लास में जो हमने डायमेंशन सीखा है थोड़ा उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। फिर कुछ डायमेंशंस के मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा। उसके बाद हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस क्यों पढ़ा है, यानी कि उसका एप्लीकेशन क्या होगा वो करेंगे। और फिर ढेर सारे धुआंधार क्वेश्चंस भी हम लोग आज की क्लास में करने वाले हैं, यानी कि आज की क्लास में बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग बेटा करने वाले हैं। तो आज ये सीधे सीधे मैं स्टार्ट करता हूं सरप्राइज टेस्ट से। हाँ जी, यस। तो भैया अर्शप्रीत कह रहे सर कल क्लास क्यों नहीं हुई? कल बेटा शायद कोई जयंती थी
किसी की जयंती थी, कुछ था ऐसा जिसकी वजह से कल कोई क्लास नहीं हुई थी, है ना। आप लोग अपने लेक्चर प्लानर में इस चीज को चेक कर सकते हो कि किस दिन क्लास है किस दिन नहीं है। जिस दिन कोई ऐसा कुछ स्पेशल दिन होता है, कोई ऐसा स्पेशल ओकेशन होता है, उस दिन क्लास को कैंसिल किया जाता है। जैसे मेन डेज पर ही ऐसा होता है ना। तो उसके लिए टेंशन ना लो। चलो फिलहाल ये एक क्वेश्चन आ गया है, कह रहे हैं द डायमेंशंस ऑफ द टाइम इन एनर्जी आर। एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला सोचो और उसमें ये सोचो कि टाइम का डायमेंशन उसमें क्या था। चलो मैं आपको पोल दे रहा हूं, पोल पर सोच समझ करके बेटा आंसर करना। एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला जरा याद करो। यस, अच्छा कल बुद्ध पूर्णिमा थी। यस, तो कल बुद्ध पूर्णिमा थी भाई, इसलिए कल जो है छुट्टी की गई थी, राइट। चलिए फटाफट फटाफट सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर दे दे। एनर्जी कोई सी भी हो, जैसे मैं आपको बता दूं, मान लो पोटेंशियल एनर्जी की मैं बात कर रहा हूं, तो उसका फॉर्मूला होता है mgh के बराबर। m का डायमेंशनल फॉर्मूला m हो गया, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जिसका lt-2 होगा, और हाइट जो है वो एक तरीके का लेंथ है तो वो भी l हो गया। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया बेटा ml2t-2। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि टाइम का डायमेंशन क्या है इस फॉर्मूले में, तो आंसर हमारा क्या है, -2 के बराबर, यानी कि सेकंड वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। सो बीबी इज ऑलवेज राइट है, समझ सकते हैं आप लोग, है ना। सेकंड वाला ऑप्शन जो है हमारा वो बिल्कुल बिंदास जो है एकदम करेक्ट आंसर है। यस, देखते हैं भाई। हाँ जी, तो सेकंड वाला ऑप्शन हमारा सही है। 88% से ज्यादा बच्चों ने बिल्कुल चकाचक सही जवाब दिया है, जिसमें विकसित सक्सेना साहब हैं जो सबसे आगे हैं। चलिए बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो इस तरीके से देखो, एक रिवीजन भी मैंने आपको कराया कि भाई एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, और इस पर जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो इस तरह का भी हो सकता है, राइट है क्या। हाँ चलिए दूसरे वाले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी। इनमें से कौन सी ऐसी क्वांटिटी है मेरे प्यारे लाल बाल गोपाल जो डायमेंशन लेस है। डायमेंशन लेस है तो सोच समझ करके, हाँ। सो वेलोसिटी ग्रेडियंट, स्ट्रेस हो गया, फोर्स ग्रेडियंट हो गया, या फिर एंगल हो गया। ग्रेडियंट के बारे में मैं आपको बताऊं, वेलोसिटी ग्रेडियंट अगर मैं आपसे कह रहा हूं तो वेलोसिटी ग्रेडियंट का सिंपल सा मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन पोजीशन। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन पोजीशन। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूं सर फोर्स ग्रेडियंट बता दो, तो बेटा फोर्स ग्रेडियंट का मतलब भी वही हो जाएगा, यानी कि चेंज इन फोर्स अपॉन चेंज इन पोजीशन। तो ग्रेडियंट का सिंपल मतलब है जिस भी चीज का ग्रेडियंट पूछा जाएगा उस चीज में चेंज डिवाइडेड बाई चेंज इन पोजीशन। जैसे एक एग्जांपल और दूं, टेम्परेचर ग्रेडियंट। टेम्परेचर ग्रेडियंट की अगर बात करेंगे, इसका भी मतलब वही हुआ, चेंज इन टेम्परेचर अपॉन चेंज इन पोजीशन। क्लियर है बेटा। ग्रेडियंट वर्ड कभी भी यूज करेंगे तो डिनोमिनेटर में चेंज इन पोजीशन आ जाएगा। अब आप लोग सोच समझ करके फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दो। पूरे 30 घंटे हैं आपके पास, हाँ पूरे 30 घंटे हैं, फटाफट इस क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए सभी लोग जरा तो। यस, दर्द दिलों के कम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते, कितने हंसी आलम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते। हाँ जी, तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी की बात हो रही है बेटा, और डायमेंशन लेस क्वांटिटी में आप लोग को आई होप याद होगा कि जो एंगल होता है वो डायमेंशन लेस होता है, क्योंकि एंगल का फॉर्मूला क्या है, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, राइट। तो आर्क जो है उसका भी डायमेंशन एल होगा, रेडियस जो होगा उसका भी डायमेंशन एल होगा, क्योंकि चाहे आर्क हो चाहे रेडियस हो दोनों एक तरीके की लेंथ है। तो लेंथ बटे लेंथ, यानी कि ओवरऑल ये क्या हो गया, लेंथ की पावर में 0, यानी कि ये क्वांटिटी हमारी डायमेंशन लेस हो गई। बिल्कुल इसी की तरीके की एक क्वांटिटी मैंने आपको और पढ़ाया था जो डायमेंशन लेस था, फटाफट जरा लाइव चैट में बता दो और कौन है, हाँ जल्दी बता दो। इसके अलावा एक क्वांटिटी और है जो डायमेंशन लेस थी, जो मैंने आपको पढ़ाया था, फटाफट लाइव चैट में बताइए भाई।
फटाफट बताइए। तो डी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल चकाचक है। एंगल 88% बच्चे हैं हमारे बिल्कुल सही हैं। सक्षम भाई साहब सबसे आगे हैं, क्या खूब है, बहुत बढ़िया। चलिए स्ट्रेन, वेरी नाइस। स्ट्रेन जो होता है वो भी डायमेंशन लेस होता है। इसके साथ साथ एक बच्चे ने अभी लिखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बहुत प्यारा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है उसको भी मैं आपको याद दिला दूं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब देखो इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला कोई पूछ सकता है, बच्चे ने याद दिला दिया तो मैं भी लिख रहा हूं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है C बाई वी। सी क्या है, स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम, और V क्या है, स्पीड ऑफ द लाइट इन मीडियम। तो बेटा दोनों स्पीड है ना, तो स्पीड इसका हो जाएगा LT-1, ये भी स्पीड है, इसका भी हो जाएगा LT-1। ओवरऑल सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, तो ये L की पावर में 0, T की पावर में 0, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, राइट। सो इट इज ऑल्सो अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी। ये देखो ये भी डायमेंशन लेस है। स्ट्रेन जो होता है वो भी डायमेंशन लेस होता है ना। यस, रिलेटिव डेंसिटी एक बच्चे ने लिखा है, नमन ने। तो रिलेटिव डेंसिटी का मतलब क्या है, डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो दो तरह की डेंसिटीज का रेशियो है, इसलिए रिलेटिव डेंसिटी भी डायमेंशन लेस होता है। बिल्कुल सही बात बताई इन्होंने। वेलोसिटी रेशियो आप लोग पढ़ के आए हैं क्लास 10th में, दैट इज अगेन योर वी रेल। याद करो, वी रेल आपको एक ट्रिपल एस सिखाया था ना, वेलोसिटी ऑफ एफर्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ लोड। सो वो भी दो तरह की वेलोसिटीज का रेशियो है, इसलिए वेलोसिटी रेशियो भी हमारा डायमेंशन लेस होता है। बहुत खूब बेटा, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। मैकेनिकल एडवांटेज वो भी डायमेंशन लेस होता है, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। चलो अब आपको अगले क्वेश्चन का आंसर देना है। द पेयर ऑफ द क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशंस इज, इनमें से कौन सा ऐसा पेयर है जिसका डायमेंशन जो है वो सेम होगा। फटाफट देखिए कौन सा ऐसा ऑप्शन है बेटा जिसका डायमेंशन सेम होगा। डायमेंशनल फॉर्मूला चेक करिए, सेम होगा। सोच समझ करके आंसर करेंगे, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आई होप आप सभी लोग इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। हाँ, वृतिका ने पूछा सर ग्रेविटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, बताते हैं बेटा अभी। इसका बताओ पहले वृतिका आप मुझे। पेयर ऑफ द क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशन, ऐसी कौन सी क्वांटिटीज हैं यहां पर जिनका डायमेंशन बिल्कुल सेम है, बताओ। डायमेंशन भाई डिस्प्लेसमेंट मीटर में होता है, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में होता है। जब यूनिट अलग अलग है तो डायमेंशन भी अलग अलग होगा। टाइम और फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी तो टाइम का रेसिप्रोकल होता है भैया, तो वो भी यूनिट अलग हो गया। वेवलेंथ और फोकल लेंथ, और अगला ऑप्शन है फोर्स एंड एक्सेलरेशन। तो फोर्स जो होता है वो मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, तो जो भी एक्सेलरेशन का डायमेंशन होगा उसमें मास भी मल्टीप्लाई हो जाएगा भाई, है ना, मास भी ऐड हो जाएगा। तो आपको यहां पर सोचना चाहिए कि कौन सा होगा भाई। एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है LT-2, और फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है MLT-2, राइट। तो सेम नहीं हो सकता, लेकिन चाहे वेवलेंथ हो, फोकल लेंथ हो, या कोई भी लेंथ हो, लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला हमेशा L होता है। इसलिए बेटा यहां पर जो है वो बिल्कुल सही होगा। सो शी इज राइट, शी इज राइट, है ना। इस बार बी भी राइट नहीं है, इस बार शी इज राइट। तो भैया 60% से ज्यादा बच्चे हमारे समझ गए हैं। विकसित भाई साहब फिर से टॉप पर आ गए हैं। चलिए, तो क्या ये क्वेश्चन आपको सभी को समझ में आया है। अंशिका कह रही है सर मिस क्लिक्ड। बिटिया जब सेल्फी लेते हो तब तो गड़बड़ नहीं होता है? हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही काहे गड़बड़ कर रही हो तुम बेटा, है काहे गड़बड़ कर रहे हो। चलो कोई बात नहीं, हो जाता है, हो जाता है। तो भैया थर्ड वाला ऑप्शन हमारा यहां पे बिल्कुल चकाचक है। अब आ जाओ, द डायमेंशनल फॉर्मूला ML-1T-2 इज फॉर द क्वांटिटी। ये जो डायमेंशनल फॉर्मूला है ML-1T-2, ये वाला डायमेंशनल फॉर्मूला, इनमें से कौन सी क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। चलो सोच समझकर सभी लोग जवाब देंगे। हां, सोच समझकर सभी लोग जवाब देंगे, जल्दी से जवाब दे दो भैया। फोर्स, एक्सेलरेशन, प्रेशर और वर्क, इनमें से कौन है जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला इस तरीके का हो सकता है। यस, चलो सोच समझ के जवाब देना। कुछ बच्चे फर्स्ट वाला ऑप्शन लिख रहे हैं लेकिन वो गड़बड़ लिख रहे हैं। बेटा फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, MLT-2, है ना भाई। तो सोच समझ करके आंसर करना। चलो पूरे 45 सेकंड है आपके पास, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए।
पार्सल आया था क्या? एक रख दो। हाँ जी। सो ml-1 t-2 ये डायमेंशनल फॉर्मूला किसका होता है? तो बेटा देखो, फोर्स जो है वो मास इंटू एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है L-t-2। तो फोर्स क्या होगा? मास इंटू एक्सेलरेशन, तो उसमें m भी आ जाएगा, यानी कि ml-t-2। राइट। वर्क की मैं बात करूं तो वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि एक L का मल्टीप्लाई और होगा, तो वो बन जाएगा ml2t-2। राइट। तो ये हो गया। प्रेशर होता है बेटा फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया, यानी mlt-2 डिवाइडेड बाई L2। ठीक है, एक L से एक L कैंसिल होगा और एक L ऊपर चला जाएगा। सो ml-1t-2 ये डायमेंशनल फॉर्मूला बेटा किसका है? प्रेशर का है। सो अगेन शी इज राइट, यानी कि थर्ड वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। 87% बच्चे जो हैं वो समझ गए हैं। पियाश मोंडल साहब हैं जो बिल्कुल चकाचक सबसे पहले इन्होंने क्वेश्चन का आंसर दिया है। क्लियर है भाई? डायमेंशन, आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी, है ना? यस, शी इज ऑलवेज करेक्ट है। बिल्कुल सही बात है। चलो, अब यहां पर क्या करना है सर? डिड्यूस द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी। ये कुछ फिजिकल क्वांटिटीज हैं, आपको यहां पर क्या करना है? इन सभी के डायमेंशनल फॉर्मूले निकालने हैं। तो आ जाओ, मैं एक बार इसका रिवीजन कराता हूं, बट ये वो क्वांटिटीज नहीं है जो आपने पिछली क्लास में पढ़ी थी, है ना? पिछली क्लास में मैंने 30 आपको क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना सिखाया था। आज मैं आपको 5 नई क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना सिखा रहा हूं, जिसमें सबसे पहली क्वांटिटी है बेटा यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस मैं आपको बता दूं आप लोगों को, क्योंकि इसका फॉर्मूला नहीं पता है, तो फॉर्मूला बताने का काम मेरा है और उसके बाद डायमेंशन निकालने का काम बेटा आपका है। राइट। तो यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला होता है स्ट्रेस डिवाइडेड बाई स्ट्रेन। स्ट्रेस डिवाइडेड बाई स्ट्रेन क्लास 11th का ही एक चैप्टर आगे आएगा, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के नाम से, वहां पर आप लोग पढ़ेंगे यंग्स मॉडुलस के बारे में। फॉर्मूला क्या है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। बिल्कुल सेम चीज आपने मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी पढ़ी थी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, या फिर यंग्स मॉडुलस, या फिर बल्क मॉडुलस, ये सारी बातें एक ही हैं बेटा, है ना? तो यंग्स मॉडुलस लिखा है, यहां पर बल्क मॉडुलस भी लिखा हो सकता था, राइट, या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी लिखा हो सकता था। सभी का फॉर्मूला एक ही है, स्ट्रेस डिवाइडेड बाई स्ट्रेन। राइट। स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो आपको पता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, इसका मतलब स्ट्रेन कैसी क्वांटिटी हो गई बेटा? डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो गई। ठीक है, मैं लाइव चैट को बंद कर रहा हूं, सभी लोग मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनेंगे। अगर आपने डायमेंशन नहीं भी पढ़ा होगा तो भी आपको चीजें कुछ कुछ समझ में आएंगी, और अगर आपने पिछली क्लास अटेंड किया था तब तो आपको 100% सब कुछ समझ में आएगा, लेकिन मेरी बातों को बहुत ध्यान से आपको सुनना पड़ेगा। बेटा फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है भैया? mlt-2, है ना? mlt-2 डिवाइडेड बाई एरिया, तो डिवाइडेड बाई एरिया का एल स्क्वायर हो जाएगा भैया, है ना? डेल्टा एल बटे एल, तो डेल्टा एल यानी चेंज इन लेंथ, उसका डायमेंशन वही एल होगा, और एल ओरिजिनल लेंथ है उसका भी एल हो जाएगा। एल एल कैंसिल हो गया सब कुछ, ये तुम्हारा ओवरऑल वही प्रेशर वाला आ जाएगा, ml-1t-2। बोलो, ध्यान से देख लो सब लोग, नीचे डायमेंशनलेस हो गया, एक एल से एक एल कटेगा, ये नीचे वाला एल ऊपर आएगा, तो एल की पावर में -1 हो जाएगा। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है, लिख लो और लगा के, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, चलो मैं लिख ही दे रहा हूं, और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इन सभी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है बेटा वो सेम ही होता है। ठीक है, और यही डायमेंशनल फॉर्मूला तुम लोगों ने अभी प्रेशर का भी पढ़ा था। ठीक, तो ध्यान रखिएगा कि ये इसका आ गया। अब आया सर प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल दो। प्लैंक्स कांस्टेंट के डायमेंशनल फॉर्मूला के लिए एक फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, और वो फॉर्मूला होता है एनर्जी का, एनर्जी ऑफ अ फोटोन। किसी भी एक फोटोन की जो एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला है E = h न्यू। सर फोटोन क्या होता है? बेटा लाइट में
पार्टिकल्स माने जाते हैं। लाइट इज कंपोज्ड ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स नोन एज फोटॉन्स। तो लाइट के जो पार्टिकल्स हैं उनको फोटॉन्स बोलते हैं। हर एक फोटॉन की जो एनर्जी है वो E बराबर h न्यू के बराबर है, जहां पर ये जो न्यू है वो फ्रीक्वेंसी है और ये जो h है, इसी h को बेटा हम लोग प्लैंक्स कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसी को प्लैंक्स कांस्टेंट के नाम से हम सभी लोग जानते हैं। हालांकि इसकी वैल्यू वगैरह सब कुछ हमें पता है, लेकिन उतने डिटेल में नहीं जानेगा। राइट, अभी सिर्फ हमें डायमेंशन चाहिए, तो H हो गया एनर्जी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। एनर्जी कोई सी भी हो, डायमेंशनल फॉर्मूला बोलो mL2T-2 होता है, ये हम लोग कर चुके हैं, आज भी अभी पीछे एनर्जी की बात हुई थी। फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फॉर्मूला, फ्रीक्वेंसी होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया T की पावर में -1। ये ऊपर जाएगा बेटा, ये बनेगा mL2T की पावर में -1 के बराबर। चेक कर लो, तो बेटा प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला हमारा निकल आया mL2T-2। क्या ये दो डायमेंशनल फॉर्मूले आपको समझ आए हैं? अगर समझ में आया है जल्दी से हार्ट स्पैम करिए, समझ में नहीं आया है तो वीडियो को थोड़ा पीछे ले जाइए, एक बार रिपीट करिए, जब तक मैं यहां पर बाकी लोगों से पूछ रहा हूं कि उन्हें समझ आया कि नहीं आया। ठीक है, फटाफट सभी लोग हार्ट स्पैम करो, SSSOP लिखो, अगर ये दो फॉर्मूले आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए हैं तो। बताओ भाई, जल्दी से बता दो, क्या ये दो फॉर्मूले एकदम चकाचक समझ में आ गए हैं सभी को? हाँ, ग्रेट ग्रेट, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। ठीक है जी, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और तीसरे फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा हमारा है बोल्डमैन्स कांस्टेंट। ठीक है, थर्ड जो फॉर्मूला हमारे पास है दैट इज बोल्डमैन्स कांस्टेंट, तो वो मैं यहां लिख रहा हूं बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट। बोल्डमैन्स कांस्टेंट के लिए मैं आपको एनर्जी का एक फॉर्मूला बताऊंगा। एनर्जी ऑफ वन गैस मॉलिक्यूल का फॉर्मूला होता है 3/2 kT के बराबर। 3/2 kT के बराबर इट इज एनर्जी ऑफ वन गैसियस मॉलिक्यूल। गैस का कोई भी एक मॉलिक्यूल जब होता है तो उसकी एनर्जी का फॉर्मूला है बेटा 3/2 kT, जहां पे K बोल्डमैन्स कांस्टेंट है और T का मतलब टेम्परेचर है। K बोल्डमैन्स कांस्टेंट है और T का मतलब टेम्परेचर है। T इज टेम्परेचर, K इज बोल्डमैन्स कांस्टेंट। राइट, अब अगर आपसे कोई कहे बोल्डमैन्स कांस्टेंट का आप मुझे बता दो भैया डायमेंशनल फॉर्मूला, तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा 2/3 टाइम्स एनर्जी डिवाइडेड बाई टेम्परेचर। 2/3 नंबर है, इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पता है mL2T-2, और ये वाला जो T है वो टाइम नहीं है, ये क्या था, टेम्परेचर। टेम्परेचर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है बेटा, केल्विन। केल्विन का K, तो ये क्या बन जाएगा mL2T-2K-1। राइट, तो ये हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। किसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया, बोल्डमैन्स कांस्टेंट का। यहां पे मैं लिख दूं दिस इज टेम्परेचर, दिस इज टेम्परेचर, ये हमारा टेम्परेचर है। सर एनर्जी कौन सी एनर्जी है, अगर चाहो तो यहां लिख सकते हो कि इट इज एनर्जी ऑफ वन गैस मॉलिक्यूल, एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल। किसी भी एक गैसियस मॉलिक्यूल की जो एनर्जी होती है दैट इज 3/2 kT। 3/2 kT, mL2T-2 θ-1, बिल्कुल सही है देवांशी बेटा। θ-1 भी हम लोग लिख सकते हैं, मैंने आपको पहले भी बता रखा है। टेम्परेचर को कुछ किताबों में केल्विन से लिखते हैं, कुछ किताबों में थीटा से लिखते हैं, तो θ-1 भी लिखा जा सकता है। क्या इतनी बात एकदम 100% क्लियर है आप लोगों को, है ना? कह रहे सर राइटिंग बहुत अच्छी है, बहुत बहुत धन्यवाद खान साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं भाई साहब आगे और आपको और फील दिलाते हैं और क्वांटिटीज का। अगली क्वांटिटी यहां पर क्या है, रेजिस्टेंस, जिसको आप लोगों ने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा। रेजिस्टेंस के बारे में बात करते हैं, लेकिन रेजिस्टेंस निकालने से पहले आपको पोटेंशियल डिफरेंस का पता होना चाहिए, क्योंकि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हम लोग के पास क्या है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई करंट, बाई ओम्स लॉ, V बराबर IR, तो R इज इक्वल टू V अपॉन I। लेकिन इसके लिए पहले पोटेंशियल डिफरेंस का पता होना चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस का बेटा हम लोग ने फॉर्मूला क्या पढ़ रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस V का हम लोग ने फॉर्मूला पढ़ा है वर्क डन पर यूनिट चार्ज।
है ना, W बाई क्यू, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया बेटा वही जो एनर्जी का होता है, यानी कि mL2T-2। चार्ज का होता है करंट इंटू टाइम, यानी कि एम्पियर इंटू टाइम, यानी A इंटू टी, राइट। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, दिस विल बिकम mL2T-3A-1। बहुत ध्यान से देखना, यहां पावर में -2 है, नीचे पावर में 1 है, जब ऊपर जाएगा तो -2 -1 होगा, इसलिए मैंने वहां पर -3 लिख दिया है। तो बेटा पोटेंशियल डिफरेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया, उसको हम लोग अब यहां पर क्या करेंगे, यूज कर लेंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला हमने यूज किया mL2T-3 एम्पियर -1, और नीचे ये क्या है हमारे पास, करंट। करंट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, एम्पियर, यानी कि A। So that will become mL2T-3A-2। तो ये हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला किसका हो गया, रेजिस्टेंस का। ध्यान से देखो, डायमेंशनल फॉर्मूले में इतनी चीज आपके अंदर क्लियर होनी चाहिए कि अगर तुम्हें ये फॉर्मूला पता होता, अगर तुम्हें ये फॉर्मूला पता होता, तो डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना यार दाएं बाएं हाथ का खेल है। चुटकियों में डायमेंशनल फॉर्मूला निकलते हैं, कुछ नहीं है डायमेंशनल फॉर्मूला में जो रटने जैसी चीज हो। कुछ भी यहां पे तुम्हें रटने की जरूरत मेरे प्यारे बच्चों नहीं है, सिर्फ कंसेप्ट समझना है। 7 फंडामेंटल क्वांटिटी थी, सातों के डायमेंशनल फॉर्मूले मैंने आपको सिखा दिए। उसके बाद मैंने सिर्फ यही सिखाया है कि अगर कोई क्वांटिटी है, उसका फॉर्मूला अगर तुम जानते हो, समझते हो, तो बस तुरंत तुम डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकते हो। यानी दिमाग पे कोई लोड हमें यहां पर डालना नहीं है। इसके बाद अगली एक क्वांटिटी है कैपेसिटेंस। अब आप लोगों को नहीं पता कैपेसिटेंस क्या होता है ना, तो आपकी गलती नहीं है। अगर मैं बता दूं कि भाई कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है Q/V, तब तो कर सकते हो भाई। अगर जैसे मैं बता दूं कि बेटा कैपेसिटेंस जो होता है इसका फॉर्मूला है C=Q/V, यहां पर Q क्या है, Q है चार्ज, V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। अगर मैंने फॉर्मूला बता दिया है, अब तो कर लोगे भाई, अब तो हो जाएगा ना कि हाँ सर चार्ज होता है सर करंट इंटू टाइम, यानी एम्पियर इंटू टी, है ना। और वोल्टेज का सर हम लोग निकाल चुके हैं ऊपर, यानी कि mL2T-3A-1। तो ये ऊपर आएगा भैया, क्या बन जाएगा, M-1 L-2 T। देखो ये -3 ऊपर आएगा, +3 होगा, एक पहले से है तो ये बन जाएगा 4। A पहले से 1 है, यहां -1 है, ऊपर आएगा तो ये 2 हो जाएगा। चेक कर लो बेटा, क्या ये सारे के सारे डायमेंशनल फॉर्मूले आपको समझ में आ गए? फटाफट देखो, क्या ये सारे डायमेंशनल फॉर्मूला क्लियर है? ठीक है, देखो इस चीज पर टेंशन नहीं लेनी कि सर ये फॉर्मूला कहां से आया, सर हमको तो ये वाला फॉर्मूला ही नहीं पता है। कोई बात नहीं, जब अभी आगे थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पढ़ा दूंगा ये वाला फॉर्मूला, है ना। ये वाले फॉर्मूले आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ रखा है, ये दोनों फॉर्मूले पढ़ रखे हैं। ये वाला क्लास 12th में जब आओगे तब पढ़ा देंगे कैपेसिटेंस के बारे में, है ना। तो उसकी कोई टेंशन नहीं लेनी कि सर हमें फॉर्मूला नहीं आता है। अभी पहले समझने पर ध्यान दो, रटने वाली चीजें तुम बाद में भी कर सकते हो। आराम से 10 बार ये फॉर्मूला लिखोगे, तुम्हें रट जाएगा फॉर्मूला। क्लियर है क्या? क्लियर है सभी को? चलो थोड़ा सा डाउट चेक कर लेते हैं एक बार, फटाफट डाउट चेक कर लेते हैं। सर एग्जाम में पेपर में क्या फॉर्मूला दिया हुआ होगा? नहीं बेटा अफसाना, पेपर में फॉर्मूला नहीं दिया होगा, लेकिन अभी पहले समझ लो, याद करने वाला काम तुम आगे भी कर सकते हो। आराम से धीरे 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 फॉर्मूले को जो है याद कर लोगे। फॉर्मूला कैसे याद करना है मैं भी बताऊंगा, उसकी टेंशन मत लो, है ना। पहले समझ लो, समझ में आया कि नहीं आया, है ना। फॉर्मूला कैसे रटना है मैं बताऊंगा। रिलेटिव डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला री एक्सप्लेन कर दीजिए बेटा। रिलेटिव डेंसिटी का मतलब होता है डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। अब डेंसिटी का जो भी डायमेंशनल फॉर्मूला ऊपर रखोगे वही नीचे भी रखोगे, दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो ये कैसी क्वांटिटी हो गई? डायमेंशन लेस क्वांटिटी हो गई, राइट। कह रहे हैं सर कुछ समझ नहीं आ रहा है, सर सिर्फ आज का नहीं आ रहा है, कल तक का पूरा आया था। तो राहिल साहब मैंने आज कोई ऐसी नई चीज तो पढ़ाई नहीं है, अभी तक तो मैं सिर्फ डायमेंशनल फॉर्मूले की ही बात कर रहा हूं। अब मैं आपको बताऊं तुम्हें क्यों नहीं समझ में आ रहा है। कारण उसका बेटा यह है कि जब पिछली क्लास में मैंने पढ़ाया था तो तुमने क्लास को अटेंड किया, तुम्हें सब चीजें समझ में आई, अच्छी बात है, लेकिन तुमने होमवर्क में उसको रिवाइज नहीं किया। अब क्योंकि पिछली क्लास हुए 2-3 दिन हो चुके हैं, तो तुम पिछली चीजों को थोड़ा थोड़ा सा भूल गए हो, इसलिए तुम्हें यह लग रहा है कि यार पिछली क्लास में तो समझ आया था लेकिन आज नहीं आ रहा। आज इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि आज की क्लास में पिछली वाली क्लास में जो सीखा था उसका एप्लीकेशन हो रहा है।
और मेरी यही आदत है कि जब भी मैं कोई नया लेक्चर लाऊंगा तो मैं पिछले वाले लेक्चर के जरूर 4-5 क्वेश्चन सरप्राइज टेस्ट के रूप में आपके सामने रखूंगा सबसे पहले, ताकि आपको भी ये बात का एहसास हो कि यार पिछली वाली क्लास हमने देखो रियलाइज मतलब हमने तो यार रिवाइज नहीं किया, इसलिए मैं नहीं कर पा रहा हूं। तो मेरे भाई रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है, आप रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है ना। रिवीजन करोगे तो हर एक चीज आपको जो है समझ में आएगी ही आएगी। राइट है। हेलो हेलो हेलो, क्या मेरी आवाज जा रही है बच्चों तक? बेटा मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा जो कैमरा है वो रुक गया है कहीं पर, बट मेरी आवाज आप लोगों तक जा रही है। अगर मेरी आवाज आप लोगों तक जा रही है तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मैं अभी कैमरे को रीस्टार्ट कर रहा हूं, ये समस्या जो है सही हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, मेरी आवाज आई होप आपके पास जा रही होगी। ठीक है, मैं कैमरे को करने वाला हूं रीस्टार्ट। जैसे ही मैं रीस्टार्ट कैमरा करूंगा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, बट इसमें 1 मिनट का समय जो है लग सकता है। तब तक आप लोग पेशेंसफुली, है ना, जा रही है तो मैं आपको बता, हाँ पेशेंसफुली जो है आप लोग 1 मिनट तक वेट कर लेना भाई। मैं इसको बंद करके जो है फिर से ऑन कर रहा हूं। ठीक है बेटा, हाँ हाँ बेटा, अब देखो, अब देखो आप लोग, क्या मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? मैंने रीस्टार्ट कर दिया है। हाँ जी, अभी सही है? यस, अभी सही है भाई, एकदम चकाचक है ना। ठीक है ठीक है, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई। सो आई होप आप लोग को जितना पढ़ाया है, जो जो रिवाइज कराया है, वो सारी चीजें समझ में आई होंगी, सारे डायमेंशनल फॉर्मूले समझ में आए होंगे। आज मैंने आपको बेटा 5 नए डायमेंशनल फॉर्मूले कराए हैं। देखो शायद कोई दूसरा होता टीचर तो वो इस तरह के क्वेश्चंस तुम्हें ना कराता, क्योंकि मुझे पता है कि ये क्वांटिटीज तुमने पढ़ी नहीं है, तो ऑब्वियस है तुम्हें दिक्कत आएगा। अरे बोल्टमैन्स कांस्टेंट क्या होता है, कैपेसिटेंस क्या है, तो हमने सुना ही नहीं कभी। लेकिन मेरा हमेशा कोशिश ये रहता है कि मैं जितनी ज्यादा से ज्यादा चीजें तुम्हें समझा सकता हूं, मैं उसको जरूर समझाने का एफर्ट करूं। तुम भी समझने के लिए एफर्ट करोगे, है ना, तो तुम सही डायरेक्शन में चलोगे और फिर तुम आगे याद करोगे कि यार सर ने क्या चीजें हमें सिखाई थी, है ना। इसलिए प्लीज जो मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूं उसको पूरी ईमानदारी से आप लोग जो है समझने की कोशिश बेटा करना, राइट। इस चीज को जरूर रिवाइज करना। अब चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज जो टॉपिक हमें पढ़ना है, समझना है, आज हम लोग पहले उसकी बात करेंगे। सो आज हमें यह देखना है कि भाई डायमेंशनल फॉर्मूले जो हमने सीखे, आखिर उसका यूज क्या है, फिजिक्स में हम उसको कहां पर यूज कर सकते हैं, क्या फायदा हमें मिल जाएगा अगर हमें डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना आता है, और क्या नुकसान हो जाएगा अगर हमें डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना नहीं आता है तो। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कि सर व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। सबसे पहला बेटा इसका यूज होता है कि जब भी हम किसी एक फिजिकल क्वांटिटी को एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वहां पर डायमेंशनल फॉर्मूला का यूज होता है। दूसरा है बेटा, कभी भी कोई इक्वेशन हमें दिया है तो हम उसको चेक कर सकते हैं कि वो इक्वेशन सही है या गलत है। तीसरा, अगर कुछ क्वांटिटीज हमें पता है तो हम उनके बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं। तो अभी ऐसे तो नहीं समझ में आया होगा तुम्हें, एक एक करके जब इन तीनों के एकदम डेप्थ में घुसेंगे तब आपको पूरी पूरी बात जो है समझ में आएगी। तो आ जाओ, सबसे पहला वाला जो एप्लीकेशन था दैट वाज कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। कन्वर्जन ऑफ यूनिट का सिंपल मतलब है, जैसे आपसे कहा जाए कि भैया 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं,
तो आप सीधे सीधे बोलेंगे सर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ये चीज हम लोग पढ़ चुके हैं सर, बहुत पहले बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं सर, इसमें तो कोई नई बात नहीं है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूं कि यार जैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ठीक है जी, जिसकी वैल्यू है मान लो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अगर मैं कहूं कि बेटा इसको तुम कन्वर्ट कर दो, इसको तुम कन्वर्ट कर दो किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, तब क्या होगा? या मैं कहूं इसको तुम कन्वर्ट कर दो किलोमीटर पर आर स्क्वायर में, किलोमीटर पर आर स्क्वायर में तुम इसको कन्वर्ट कर दो। अब तुम इसको कैसे सॉल्व करोगे, है ना? तो इसको सॉल्व करने का तरीका मैं आपको आज सिखाने वाला हूं कि अगर कोई भी क्वांटिटी को एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करने की बात की जाएगी तो आखिर हम लोग कैसे उसको डायमेंशन के रूप में सॉल्व करेंगे। देखो वैसे तो आप सबको आता होगा कि सर मीटर को किलोमीटर में बदलना है 1000 से डिवाइड कर दो, सर सेकंड को घंटे में बदलना है 3600 से डिवाइड कर दो और सॉल्व कर डालो। सर आप सबको ये चीज आती होगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, राइट? लेकिन मैं आपको एक स्पेसिफिक मेथड सिखाने जा रहा हूं, तो अगर एग्जाम में कभी आपसे कन्वर्जन पूछा जाएगा तो तुम सीधे सीधे जो तुम्हें आता है वो नहीं करोगे। जो मैं सिखा रहा हूं, जो मेथड मैं सिखा रहा हूं, जिस तरह से लिखना सिखा रहा हूं, इसी तरह से आप लिखेंगे तभी टीचर आपको नंबर देगा, वरना टीचर आपको बेटा नंबर नहीं देगा। तो ध्यान से चीजों को सुनना। जैसे मान लो ये क्वेश्चन कुछ इसी तरीके का है ना कि N1U1 जो है वो हमारा N2U2 के बराबर है, यानी पहली यूनिट में उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू N1 थी, तो दूसरे यूनिट में उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो गई? उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई हमारी N2 के बराबर। और यहां पर अगर आप देखोगे तो जनरली अननोन कौन होता है? N2। ये N2 ही मिसिंग होता है, इसी की वैल्यू हमें निकालनी होती है ना। N1 पता है, U1 पता है, N2 अननोन है, U2 पता है हमें, तो N2 ही अननोन होता है यहां पर। अब आपको क्या करना होगा, N1 यानी कि लिखेंगे जो भी नंबर है 9.8 यहां लिखेंगे। अब यूनिट हम लिखेंगे, जो भी ये क्वांटिटी होगी इसको हम डायमेंशन फॉर्मूले के नाम पर लाएंगे। डायमेंशनल फॉर्मूला में जनरली हम लोग M, L और T तीनों को ले आते हैं, तो इन तीनों को हमने लिखा क्योंकि पहली यूनिट है तो 1 हमने लगा दिया, ठीक है। इनकी पावर में भी कुछ ना कुछ हो सकता है, जैसे अगर मैं बताऊं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? LT-2। तो M की पावर में 0 हो गया, L की पावर में 1 हो गया, T की पावर में -2 हो गया। ऐसे दूसरी कोई क्वांटिटी होती है तो उसमें अलग डायमेंशनल फार्मूला निकलता। इसका मतलब एक जनरल बात कर लेते हैं कि इसकी पावर में A, इसकी पावर में B और इसकी पावर में C, ठीक है। जनरल बात कर रहे हैं, इन जनरल बात कर रहा हूं। N2 अननोन है बेटा यहां पर, और उसमें भी यही काम होगा भैया, डायमेंशनल फार्मूला उसका भी होगा MLT, पावर में इसमें भी A, B और C रहा होगा। लेकिन क्योंकि ये दूसरी यूनिट है तो मैं इसमें क्या लिख दे रहा हूं? 2 लिख दे रहा हूं, 2 लिख दिया मैंने इसमें, राइट। अननोन अब यहां पर क्या है? N2। तो बेटा N2 की जो वैल्यू मिलेगी वो बहुत ध्यान से देखो, ये पूरी चीज नीचे आ जाएगी। तो N1 टाइम्स M1 अपॉन M2 की होल पावर A, L1 अपॉन L2 की होल पावर B, सिमिलरली टाइम T1 अपॉन T2 की होल पावर C। ये बेटा इसका फॉर्मूला बन गया। कभी भी कन्वर्जन करना हो, एक क्वांटिटी को दूसरे में कन्वर्ट करना हो, तो हम इस तरीके से लिख करके उसको कन्वर्ट करेंगे, राइट। ऐसे लिखेंगे, पहली वाली क्वांटिटी लिखेंगे, जो भी क्वांटिटी है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे। तो MLT पावर, क्योंकि पहला यूनिट है तो 1 लगा दिया, पावर में कुछ भी जनरल ABC लिख दिया, जो भी होगा उसका। ऐसे ये दूसरी नंबर है, इसके यूनिट की बात करेंगे तो M2, L2, T2 लिखेंगे, पावर में वही ABC रहेगा, है ना। और इस तरीके से N2 की वैल्यू निकाल लेंगे। देखो जनरली जब ऐसे बताते हैं तो बच्चों को कम समझ में आता है, आप लोगों को भी कम समझ में आया होगा। लेकिन अभी मैं आपको देखो सेम ये क्वेश्चन के फॉर्म में जब बताऊंगा तो आपको 100% समझ में आ जाएगा। कैसे? देखो हमको ये जो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इसी को तो बेटा कन्वर्ट करना था, इसी को तो किलोमीटर पर आर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। क्लियर? तो ये हो गया हमारा N1, ये हो गया U1, ये हमारा N2 अननोन है, ये U2 हो गया। तो हमें भी वैल्यू फिर से किसकी निकालनी है? किसकी निकालनी है? N2 की। सर कैसे सॉल्व करेंगे? देखो ये वैल्यू हो गई 9.8 के बराबर, सबको दिख रहा है, N1 सबको पता है। सर ये जो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है सर, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है LT-2। डायमेंशनल फॉर्मूला बेटा क्या होता है? LT-2 लिख लोगे, क्योंकि ये पहली यूनिट थी तो 1 लगा दो, है ना। सिमिलरली हमको वैल्यू किसकी निकालनी है? N2 की। यहां भी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? LT-2, क्योंकि दूसरी क्वांटिटी है तो इसमें भी क्या लगा देंगे? 2। पहली क्वांटिटी में 1, दूसरी क्वांटिटी में 2,
सिंपल है, लगा देंगे। अब तुम यहां से N2 की वैल्यू लिखो, तो N2 की वैल्यू क्या आएगी, 9.8 टाइम्स L1 डिवाइडेड बाई L2 T1 डिवाइडेड बाई T2 की होल पावर में -2। क्या इतनी बात समझ में आई आपको? इतनी बात समझ में आई हो तो फटाफट चैट बॉक्स में आग लगा दो, SSOP लिख दो। इतनी बात अगर समझ में आई है तो, है ना। अब सॉल्व करना बहुत बेहद आसान है। आप कहेंगे कि सर L1 वाले में मीटर में था यूनिट, तो ये मीटर में था। L2 किस में था भैया, किलोमीटर में था। सिमिलरली T1 जो है वो सेकंड में था, T2 जो है वो आवर्स में था, और पावर में -2 हो जाएगा। राइट है, यहां तक की बात एकदम क्लियर है ना। अब सिंपल सॉल्व कर डालो बेटा, सॉल्व कर डालो। 9.8 टाइम्स ये मीटर है, 1 किलोमीटर में बेटा 1000 मीटर होते हैं। 1 घंटे में 3600 सेकेंड होते हैं, पावर में -2 हो जाएगा। सो दैट विल बिकम 9.8 इंटू 1/1000। मीटर से मीटर कैंसिल, सेकंड से सेकंड कैंसिल, है ना। और ये क्या बन जाएगा, 1/3600 की पावर में -2। तो क्या मैं इसको 3600 की पावर में 2 लिख सकता हूं बेटा? 3600 की पावर में 2 लिख सकता हूं। तो ये अल्टीमेटली बन जाएगा 9.8 इंटू 3600 इंटू 3600 होल डिवाइडेड बाई 1000। तो 2 जीरो ये कैंसिल हुए, 1 जीरो ये भी कैंसिल हुआ। अब जो बचा है इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो 9.8 मल्टीप्लाइड बाई 360 मल्टीप्लाइड बाई 36, तो आंसर आ गया कितना हमारा, 1,27,008 के बराबर। ठीक, तो ये हमारी N2 की वैल्यू निकल आई, N2 की वैल्यू निकल आई। तो इससे हमको यह पता चल गया कि सर ये जो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, अगर मैं इसको कन्वर्ट करूंगा किलोमीटर पर आर स्क्वायर में, तो ये वैल्यू सर हमारी 1,27,008 किलोमीटर पर आर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगी। राइट है क्या, क्लियर है क्या? बहुत ध्यान से देखो। चलो, एक बच्चा कह रहा है, रिद्धिमा ने बोला कि सर एक बार फिर से समझाइए। मैं फिर से समझाता हूं, लेकिन मेरी बात को बहुत ध्यान से बेटा सुनना। देखो यहां पर क्या है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट करना है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं ये करना है, तो बहुत आसान सा काम है। लेकिन डायरेक्ट करना होता तो इजी था तुम्हारे लिए। बट यहां पर क्या है, यहां पर जो मेथड सिखाया जा रहा है फिजिक्स में, आपको उसी मेथड से कन्वर्जन करना होता है। क्वेश्चन आपके पास सिंपल आएगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करो भैया। कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम लिखेंगे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है इसको डायमेंशन में ले आएंगे। ठीक है, तो डायमेंशन इसका क्या बनेगा बेटा, एक्सेलरेशन है ये, तो LT-2 पहली यूनिट है तो 1 लिखेंगे। N2 हमें निकालना है, इसमें भी LT-2, और क्योंकि सेकेंड यूनिट है तो इसमें 2 लिख देंगे। यहां तक की बात क्लियर है। N2 की वैल्यू अगर निकालनी है तो ये जो कुछ है वो नीचे चला जाएगा। So it will become 9.8 times L1/L2 T1/T2 की पावर में -2। अब L1 किस में था, मीटर में, L2 किस में, किलोमीटर, तो मीटर बटे किलोमीटर। T1 जो है वो सेकंड में था, T2 जो है वो आवर्स में है, तो सेकंड/आवर हो गया। अब वैल्यूज रख दो यहां पर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 घंटे में 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, हर 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 60 इंटू 60 यानी 3600 सेकेंड्स होते हैं 1 आवर में। 1 घंटे में 3600 सेकंड्स होते हैं बेटा, तो हमने यहां पे 3600 सेकंड्स लिख दिए। सेकंड से सेकंड भी कैंसिल हो गया। अब इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, बस सिंप्लीफाई करो, आंसर आएगा। और क्वेश्चन कराते, परेशान मत, और कराते। ये देख क्वेश्चन है, कह रहा है द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इन सीजीएस सिस्टम इज दिस, देन कैलकुलेट इट्स वैल्यू इन एसआई सिस्टम। अब हमसे कह रहा है वो जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है उसकी जो वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू है वो सीजीएस यूनिट में गिवन है। चेक कर लो, सीजीएस में गिवन है, ये देखो सीजीएस में गिवन है। हमसे कह रहा है इसकी वैल्यू आप एसआई यूनिट में बता दो, एसआई यूनिट में बता दो। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले हमें कैपिटल जी का डायमेंशनल फॉर्मूला पता होना चाहिए, है ना। तो या तो मैं निकाल लूं या तो मुझे याद हो, है ना। तो आओ निकालते हैं यार, रटा तो है नहीं मेरे को भी। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या था, कैपिटल जी m1 m2 बटे आर स्क्वायर के बराबर। तो यहां से कैपिटल जी का फॉर्मूला क्या बनता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 m2। तो बेटा फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या मैंने सिखाया तुम्हें,
MLT माइनस टू, डिस्टेंस का स्क्वायर है तो L2 हो जाएगा, M1 M2 है, दोनों मासेज हैं तो M की पावर में 2 हो जाएगा। अब अल्टीमेटली क्या बना भैया, M की पावर में -1, L की पावर में 3 और T की पावर में -2। ध्यान से चेक करो बेटा, ध्यान से चेक करो, M की पावर में -1, L की पावर में 3 और T की पावर में -2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, राइट है। अब हमें क्या करना है, जो सीजीएस यूनिट में है उसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो मैं भी क्या लिखूंगा भैया, मैं लिखूंगा 6.67 इंटू 10 की पावर -8। ये वैल्यू कौन से यूनिट में है, सीजीएस यूनिट में। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है हमारे पास, डायमेंशनल फॉर्मूला है M-1 L3T -2। तो डायमेंशनल फॉर्मूला एज इट इज लिख लेंगे भैया, एज इट इज लिख लेंगे। पहली यूनिट है तो यहां पे 1 1 1 लगाएंगे। सिमिलरली दैट इज इक्वल टू N2 टाइम्स, डायमेंशनल फॉर्मूला सेम ही रहेगा, यानी कि M-1 L3T -2 डायमेंशनल फॉर्मूला। क्योंकि ये सेकंड यूनिट है, एसआई यूनिट है, सेकंड वाली यूनिट है, तो इसमें क्या लिख जाएगा, 2 लग जाएगा। चेक कर लो, यहां तक का स्टेप भाई चेक कर लो, सही है। अब केवल N2 की वैल्यू निकालनी है। तो N2 की वैल्यू कैसे आएगा बेटा, ये जो कुछ है वो इसके नीचे आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा। तो क्या बचेगा, इट विल बिकम 6.67 इंटू 10 की पावर -8 टाइम्स M1 अपॉन M2 की होल पावर -1। चेक कर लो, ये इसके नीचे आया तो M1 अपॉन M2 की पावर -1। सिमिलरली L1 अपॉन L2 की होल पावर 3। सिमिलरली T1 अपॉन T2 की होल पावर -2। पावर में वही रहता है बेटा, क्योंकि M की पावर में -1, यहां भी M की पावर में -1, इसको नीचे लाएंगे तो M1 बटे M2 की पावर में -1। चेक कर लो, यहां तक की बात बोलो समझ में आई है, यहां तक की बात बोलो समझ में आई, इतनी बात समझ में आई है। जल्दी से एक बार सभी लोग वोट में थम्स अप करेंगे, सभी लोग वोट में थम्स अप करेंगे कि हां सर यहां तक की बात समझ में आ गई है। जिसको भी समझने में दिक्कत हो रही है मैं आपको बताऊं, या तो आप ध्यान से सुन नहीं रहे मेरी बात को, या तो आपने पिछला लेक्चर अटेंड नहीं किया था इसलिए आपको दिक्कत हो रही है। आपको अगर ये डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं समझ में आया, इसका मतलब आपने रिवीजन नहीं किया पिछली क्लास। तो प्लीज उसको करो, प्लीज उसको करो, क्योंकि पिछली क्लासेस का रिवीजन करके जब अगली क्लास में आओगे तो आपको मजा आएगा, गारंटी से मजा आएगा, है ना। फटाफट सभी लोग पहले बता दो, इतनी बात क्लियर है क्या। अब इसको हमें सिंपलीफाई करना है, तो 6.67 इंटू 10 की पावर -8। अब जरा सोचो, पहला यूनिट जो है, अगर मैं सीजीएस की बात करूं, सीजीएस यूनिट की मैं बात करूं, तो मास को बेटा किस में लिखते हैं, ग्राम में, और एसआई में देखें तो किलोग्राम में, है ना, पावर में -1। सीजीएस में लेंथ को लिखते हैं सेंटीमीटर में, और एसआई में किस में रखते हैं, मीटर में रखते हैं, तो पावर में 3 हो गया। सीजीएस में टाइम को सेकंड में और एसआई में भी टाइम को सेकंड में ही रखा जाता है, तो ये हमारा ऐसा हो गया। ठीक, देखते हैं भाई कितने बच्चों को ये समझ में आया। तो 93% से ज्यादा बच्चों को ये बात समझ में आई है। 6-7% बच्चे हैं जिनको थोड़ी दिक्कत हो रही है, परेशान मत हो। इनमें कुछ बच्चे वो होंगे जिन्होंने पिछली वाले लेक्चर को अटेंड नहीं किया, और कुछ वो भी होंगे जिन्होंने पिछले लेक्चर को रिवाइज नहीं किया, इसीलिए ये 7% बच्चों को दिक्कत आ रही है। बट उनके लिए मैं एक क्वेश्चन अभी और करवाऊंगा, एक और करवाऊंगा, ठीक है, वो तो समझ में आ जाएगा भाई। देखो, मैंने एक क्वेश्चन पहले आपको ये वाला करवाया, ये कराया, है ना, इसको समझाया, फिर मैं इसको समझा रहा हूं, एक क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए और करवाऊंगा, ठीक है, और 100% समझ में आ जाएगा। अब सिंप्लीफाई करना है, 6.67 इंटू 10 की पावर -8, ठीक है, ये ग्राम में है। 1 किलोग्राम में बेटा 1000 ग्राम होते हैं, पावर में हो गया -1। सेंटीमीटर है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, पावर में 3 हो जाएगा। सेकंड सेकंड कैंसिल हो गया तो वो 1 हो गया। तो 6.67 इंटू 10 की पावर -8, ठीक है, ये तुम्हारा ग्राम से ग्राम कैंसिल होगा, ठीक है। तो 1 अपॉन 1000 की पावर में क्या है, -1, 1 बटे 1000 है, पावर में -1 है, ये कैंसिल हुआ। 1 बटे 100 है, पावर में क्या है बेटा, 3 है। सोच समझकर इसको सिंप्लीफाई करना, 6.67 इंटू 10 की पावर -8, ये तुम्हारा बन जाएगा, बोलो 1000, भाई ऊपर आ जाएगा, पावर में -1 है। ये तुम्हारा बन जाएगा 1 अपॉन 10 की पावर में 6,
1/10⁶, राइट। अब केवल इसको सिंप्लीफाई करना है, तो 6.67 इंटू 10⁻, ध्यान से देखो, ये 1000, ये 10⁻6 है, कैंसिल होगा, 10⁻3 आएगा, ये 10⁻3 ऊपर आएगा, तो ये इसको 10 में -11 बना देगा, एंड दैट इज द वैल्यू ऑफ N2। ये मेरे प्यारे बच्चों N2 की वैल्यू है, N2 की वैल्यू है, चेक कर लो। सिंप्लीफिकेशन है, केवल सिंप्लीफाई करना है, केवल चेक कर लो भाई, फटाफट देखो। पहला वाला जो यूनिट था वो सीजीएस यूनिट था, ये जो यूनिट था वो सीजीएस यूनिट था। सीजीएस में मास को लेते हैं ग्राम में, लेंथ को लेते हैं सेंटीमीटर में, टाइम को लेते हैं सेकंड में, और ये जो यूनिट है वो एसआई यूनिट है, जिसमें मास को लेते हैं किलोग्राम में, लेंथ को लेते हैं मीटर में, और टाइम को लेते हैं सेकंड में। ठीक है, तो बस एसआई को सीजीएस को एसआई में कन्वर्ट करना था, हमने कर डाला, चेक करो। चलो एक क्वेश्चन और है हमारे पास। अगला क्वेश्चन मैं आपसे कह रहा हूं, जैसे डेंसिटी ऑफ वाटर होती है, वाटर की जो डेंसिटी है दैट इज 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, वाटर की डेंसिटी है, इसको आपको कन्वर्ट कर देना है सीजीएस यूनिट में, यानी कि ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आपको इसे कन्वर्ट करना है, चलो फटाफट सभी लोग कन्वर्ट करो जरा, तो फटाफट सभी लोग कन्वर्ट करो बेटा इसको। वाटर की डेंसिटी है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, आपको इसे कन्वर्ट करना है सीजीएस यूनिट में, यानी कि ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। फटाफट कन्वर्ट करो। प्रज्ञा का कहना है सर हाउ माइनस पावर बिकम्स प्लस। अच्छा, कुछ बच्चों को पावर में भी दिक्कत आ रही है, पावर सॉल्व करने में भी दिक्कत आ रही है, अभी बताता हूं। देखो अब यहां पर फिर से वही बात आई, क्या 1000 इंटू ये क्या है, डायमेंशन बताओ इसका भैया, डेंसिटी का डायमेंशन बताओ, मास m और l की पावर में क्या होगा, -3 होगा, ml -3, पहला यूनिट है तो इसमें 1 1 हो जाएगा। N2 हमें निकालना है, दूसरा यूनिट क्या है बेटा, अगेन ml -3, क्योंकि सेकंड है तो इसमें 2 2 हो जाएगा, राइट। अब यहां से तुम N2 की वैल्यू निकाल दो, N2 की वैल्यू निकाल दो फटाफट, N2 की वैल्यू निकाल दो। N2 कैसे आएगा, दैट इज 1000 टाइम्स M1 अपॉन M2, L1 अपॉन L2, पावर में -3, 1000 मास M1 किस में है, किलोग्राम में, M2 किस में चाहिए, ग्राम में, L1 किस में है, मीटर में, L2 किस में है, सेंटीमीटर में, -3, तो 1000 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, पावर में क्या है, -3 है। अब ये बन गया तुम्हारा 1000 इंटू ग्राम ग्राम कैंसिल हुआ, अगेन दिस इज 1000 एंड दिस इज सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, ये बन जाएगा 100 की पावर में -3, 100 की पावर में -3, तो ये तुम्हारा क्या बन गया, दिस इज 10 टू द पावर 6, 1000 इंटू 1000 10 की पावर 6, और ये जो है बेटा ये बन जाएगा 10 की पावर -6। ये क्या लिखा हुआ है, इट इज 100 टू द पावर -3। अब 100 की पावर -3 का मतलब क्या हुआ, 100 को 10 स्क्वायर लिख सकते हैं, 10 स्क्वायर की पावर -3 है, तो ये जो पावर्स होते हैं वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं बेटा, सो इट विल बिकम 10 टू द पावर -6, राइट। तो 10 की पावर +6, 10 की पावर -6, ओवरऑल N2 की वैल्यू क्या निकल करके आएगी, N2 की वैल्यू क्या निकल करके आएगी, 1 के बराबर, N2 विल बिकम 1। वैभव कह रहे हैं सर इतना सॉल्व ही क्यों करना, ये तो मैं वैसे रटा था। अच्छी बात है, इस वाले क्वेश्चन में तुम्हें रटा था, लेकिन इसमें तो नहीं रटा था हमने भाई, बोलो ये तो नहीं रटा था, ये वाला तो नहीं रटा था। तो बेटा अगर एग्जाम में कभी कन्वर्जन की बात आपसे कर देगा तो आप डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं करेंगे, आप ये वाले मेथड को यूज करके ही कन्वर्ट करेंगे, वरना बेटा टीचर आपको नंबर नहीं देगा, ये बात ध्यान रखिएगा, राइट।
सर प्लीज टीच डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। बेटा बिल्कुल पढ़ाएंगे, बिल्कुल टेंशन मत लो, बिल्कुल पढ़ाएंगे। सर मजा आ रहा है, थोड़ा जेई क्वेश्चन भी करा दो, आज ही कराते, परेशान मत हो, आज ही कराते। स्कूल में तो नहीं हुआ ये सब। अच्छा भाई, सर आईएससी में कैलकुलेटर्स अलाउड है? हाँ अलाउड होता है। ठीक है सर, थोड़ा स्लो पढ़ाई। ठीक है, हम बिल्कुल स्लो पढ़ाई, एक एक चीज को 3-3 बार बताई, फिर भी समझ ना आई तो और कितना स्लो पढ़ाई बताओ। एक एक चीज को 2-2 बार 3-3 बार बताई, समझने की कोशिश तो करी, तभी तो समझ में आई है। कोशिश तो करो मेरे लाल, कोशिश तो करो, आएगा बेटा। लेक्चर को रिपीट करो, पिछली क्लासेस को जरूर देखो और रिपीट करोगे तो आ जाएगा, है ना? है सर आपको किस्सी मेरी तरफ से बहुत मार पड़ेगी बेटा, है? ये देखो सर इन चिल मोड, बच्चा जो है किस्सी दे रहा है मुझे, है? ये तो गड़बड़ हो गया रे बाबा, है? बोले यार। एक बच्चे ने बोला सर सलीम सर का मेथड ओपी है, लेकिन ये बात ध्यान रखना, उन्होंने जो, मैं मुझे नहीं पता उन्होंने कौन सा मेथड बताया है, मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने जो मेथड बताया होगा वो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बताया होगा। उनका जो अप्रोच है वो आंसर निकालने का अप्रोच है। यहां पर जो बता रहा हूं वो है जो तुम्हें स्कूल में लिखना पड़ेगा बेटा। बोर्ड्स में लिखना मायने रखता है, और जब हम बात जेई की, नीट की करते हैं तो वहां पर आंसर मायने रखता है, क्योंकि वहां ऑब्जेक्टिव आता है, यहां सब्जेक्टिव आता है। तो बोर्ड्स में ये वाला मेथड ही लगाना, वरना नंबर नहीं मिलेंगे। राइट है? चलो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। एंड टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ इक्वेशन, अब हम लोग आते हैं किसी भी इक्वेशन के करेक्टनेस को चेक करने। सबसे पहला यूज मैंने क्या सिखाया तुम्हें? कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। ठीक है, जिसपे मैंने 3-4 क्वेश्चंस कराए हैं, एक बार आप आज रिपीट करके देखना, है ना? रिवाइज करोगे अपने आप समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा मैं अगली क्लास में फिर करवाऊंगा, टेंशन मत लो तुम, अगली क्लास में फिर रिवाइज कराएंगे, नो वरीज। राइट, लेकिन एक बार तुम रिपीट करके पहले देखना। हाँ, एक बच्चा कह रहा है सर जी वाला क्वेश्चन बता दो, उसमें यूनिट दे रखी है वो यूज नहीं कर रहे हैं क्या? अच्छा ओके ठीक है। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, एक्चुअली इसमें यहां पर सीधे उसने डाइन लिखा है। डाइन क्या होता है? डाइन फोर्स का सीजीएस यूनिट होता है। राइट, तो डाइन को ही हम लोग क्या लिख सकते हैं? डाइन को हम लोग लिख सकते हैं ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना? अगर ये फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में लिखा होता पूरा, तो हम उसको डायरेक्ट लेकर के यूज कर देते। बट क्योंकि क्वेश्चन में उसने साफ दे दिया कि भैया ये सीजीएस में है और वो एसआई में निकालना है हमको, तो सीजीएस में हमने देख लिया भैया मास, लेंथ और टाइम सीजीएस में किस में होता है? तो ग्राम सेंटीमीटर सेकंड में होता है, और एसआई में किस में होता है? किलोग्राम मीटर सेकंड में होता है। तो हमने वो लेकर के सीधे सीधे सॉल्व कर दिया। राइट, मैं आपको अभी इन चीजों में उलझाना नहीं चाह रहा था कि मैं आपको बताऊं डाइन का मतलब है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। कुछ चीजें ना आप लोग अभी धीरे धीरे खुद ही सीख जाओगे, कुछ चीजें धीरे 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 खुद ही सीख जाओगे, क्योंकि डाइन की बात अभी आगे करेंगे, जब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की बात करेंगे तो वहां पर ये सब बातें डेप्थ में होंगी आपसे, तब तक अपने आप सीख जाओगे, है ना? चलिए, हाँ जी। तो अब हम लोग आते हैं टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ इक्वेशन, जिसको होमोजेनिटी का प्रिंसिपल भी कहा जाता है। अब इसका मतलब समझो, इसका कंसेप्ट समझो क्या है। अगर मैंने कोई भी ऐसी इक्वेशन लिखा जिसमें लिखा है a इज इक्वल टू बी, कोई भी ऐसा इक्वेशन है जहां पर a जो है b के बराबर है, इसका सिंपल मतलब यह होता है कि जो a का डायमेंशन है वही b का डायमेंशन होगा। जो a का डायमेंशन है वही बेटा b का डायमेंशन होगा। a बराबर b लिखा है तो दोनों के डायमेंशंस क्या होंगे? सेम होंगे। दूसरी बात, अगर मैंने लिखा है a प्लस बी या फिर मैंने लिखा है a माइनस बी, इसका भी मतलब यही है कि जो a का डायमेंशन है वही b का डायमेंशन है। यानी कि अगर दो क्वांटिटीज को तुमने जोड़ा है या घटाया है या उनको बराबर में लिखा है तो उनके डायमेंशनल फॉर्मूले जो हैं वो सेम होते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई और डिवाइड में जरूरी नहीं है, लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन में ये जरूरी है। अगर आपने a प्लस बी लिखा है, a माइनस बी लिखा है, एक क्वांटिटी को दूसरे में जोड़ा है या एक को दूसरे से घटाया है, इसका मतलब दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? सेम है। तभी हम जोड़ घटा सकते हैं, वरना हम नहीं जोड़ घटा सकते। सर ये कैसे मान ले? जरा देखो, अगर मैं तुमसे कहूं कि बेटा 1 किलोमीटर में 4 हाथी जोड़ दो,
क्या आप इसको जोड़ पाएंगे? इज दिस पॉसिबल कि सर 1 किलोमीटर में 4 हाथी लाओ सर, जोड़ देते हैं सर 5 किलोमीटर हाथी? ऐसा होता है क्या? बताओ, ऐसा होता है क्या? मैं आपसे कहूं बेटा 1 सेंटीमीटर में 5 रुपया जोड़ दो, क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं। इसका मतलब यह है कि सर अगर मैं जोड़ने की बात कर रहा हूं, मैं घटाने की बात कर रहा हूं सर, तो अगर ये किलोमीटर में है तो ये भी किलोमीटर में होना चाहिए। एटलीस्ट किलोमीटर में ना हो सर, लेकिन ये लेंथ तो होना चाहिए। ये अगर सर सेंटीमीटर में तो सर ये भी सेंटीमीटर में, मीटर में, किलोमीटर में कुछ होना चाहिए। रुपए को रुपए में जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, हाथी को हाथी में जोड़ घटा सकते हैं, लेंथ को लेंथ में जोड़ घटा सकते हैं, मास को मास में जोड़ घटा सकते हैं। मल्टीप्लाई किसी को भी किया जा सकता है, मल्टीप्लाई और डिवाइड में कोई लोचा नहीं है ना? तो ये जो है एडिशन या सब्ट्रैक्शन को हम परफॉर्म नहीं कर सकते। इसका मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन तभी होता है जब वो दोनों डायमेंशंस क्या हो? सेम हो। सेम हो। जैसे जैसे एक इक्वेशन हमने आपको दिया v इज इक्वल टू यू प्लस एटी या v इज इक्वल टू यू माइनस एटी, ये मैंने आपको एक इक्वेशन दिया। अब आपने चेक किया कि सर लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास वेलोसिटी है सर, और वेलोसिटी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है सर वो एल टी माइनस वन होता है सर। चाहे फाइनल वेलोसिटी हो चाहे इनिशियल वेलोसिटी हो, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला सर यही होता है। ये बेटे इनिशियल वेलोसिटी है, इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला एल टी माइनस वन होगा, है ना? अब ये क्या है सर? ये है एक्सेलरेशन इनटू टाइम। एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है सर एल टी माइनस टू, भैया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम का होता है सर टी। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये बन जाएगा बेटा एल टी माइनस वन। क्या बनेगा? एल टी माइनस वन। अब देखो, जो डायमेंशनल फॉर्मूला इसका है वही डायमेंशनल फॉर्मूला इसका है, वही डायमेंशनल फॉर्मूला इसका भी है। अब यहां पर अगर आप ध्यान से समझ रहे हैं तो यहां पर बेटा दोनों चीजें यूज हो गई। क्या? अगर मैंने लिखा है u माइनस एटी, तो मैंने नियम क्या सिखाया? अगर u माइनस एटी लिखा है तो जो डायमेंशन u का होगा ये, वही डायमेंशन एटी का भी होना चाहिए। तो सर बिल्कुल सही बात है सर, सही बात है सर, ये दोनों सेम चीज है। दूसरी बात, अगर मैंने लिखा है a बराबर b, ए बराबर बी, तो जो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन है वही राइट हैंड साइड का भी डायमेंशन होना चाहिए। तो सर वो भी है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सर दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। सर ये वाला जो इक्वेशन है, सर ये वाला इक्वेशन डायमेंशन के हिसाब से क्या है? करेक्ट है। ये जो इक्वेशन है वो डायमेंशन के हिसाब से बेटा क्या है? करेक्ट है सर, डायमेंशनली करेक्ट है। डायमेंशन आपको ये नहीं बताएगा कि यहां प्लस होगा या माइनस होगा, नहीं बताएगा। डायमेंशन वाले इस मेथड में हम ये नहीं जान सकते कि सर यहां प्लस ही होना चाहिए था, सर प्लस होना चाहिए था, ये हम नहीं जान सकते इस मेथड से, है ना? लेकिन ये जरूर पता चल जाएगा कि क्वांटिटीज जो लिखी है तुमने वो सही है कि नहीं सही है। अगला देखो, मान लो मैंने तुम्हें लिख दिया s इज इक्वल टू यू टी स्क्वायर प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब हमने कहा कि बेटा इस इक्वेशन को डायमेंशन के फॉर्म से चेक करो, इस मेथड से चेक करो। तो आपने क्या देखा? आपने देखा सर लेफ्ट हैंड साइड में है डिस्प्लेसमेंट, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला एल होगा सर, है ना? ये क्या है सर? ये यू टी स्क्वायर है, यानी स्पीड, यानी कि एल टी माइनस वन, और टाइम का स्क्वायर है तो टी टू हो जाएगा। तो ये अल्टीमेटली बन जाएगा एल टी के बराबर, एल टी के बराबर। यहां भी क्या है सर? हाफ ए टी स्क्वायर है, हाफ तो नंबर है, उसका डायमेंशन होता नहीं। एक्सेलरेशन जो है बेटा वो एल टी माइनस टू होगा, और टाइम का स्क्वायर है तो टी टू हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हमारा एल बन गया, एल बन गया, है ना? यानी कि सर यहां पर अगर मैं ध्यान से समझ रहा हूं तो सर अगर यूटी स्क्वायर में हाफ ए टी स्क्वायर जोड़ा गया था तो जो डायमेंशनल फॉर्मूला इसका था सर वही इसका आना चाहिए। लेकिन सर ये ऐसा आया नहीं है। इसका मतलब ये इक्वेशन डायमेंशन के हिसाब से करेक्ट नहीं है। दिस इक्वेशन इज नॉट डायमेंशनली करेक्ट। तो ये इक्वेशन हमारी कैसी हो गई? ये डायमेंशन के हिसाब से इक्वेशन हमारी गलत हो गई सर। दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली इनकरेक्ट। ये वाली जो इक्वेशन है सर डायमेंशन के हिसाब से गलत हो गई। क्या ये बात समझ में आई है? फटाफट चैट बॉक्स में ट्रिपल एस ओपी लिख दे, फटाफट ट्रिपल एस ओपी लिख दे। हाँ सर समझ में आया। वैष्णवी पूछ रही हैं
सर क्या ये नोट्स स्कूल टीचर से चेक करवा सकते हैं? बेटा ये तो तुम्हारे स्कूल वाले मास्टर पे डिपेंड करता है ना। अगर तुम्हारे स्कूल वाला मास्टर शरीफ हुआ तो बोलेगा चलो ठीक है, पीडब्ल्यू से पढ़ा है, मास्टर ने बढ़िया पढ़ाया है, वो चेक कर देगा। अगर खड़ूस हुआ, उसको लगा नहीं नहीं मेरा ही वाला पढ़ो, यही वाला लिखो जो मैंने पढ़ाया है, तो नहीं करेगा, है ना। एक बच्चा पूछ रहा सर यहां पर ब्रैकेट जरूरी है क्या? नहीं, ये डिजाइन में बनाया है, ये वाले जरूरी है ना। ये तो ऐसे लिखा है, मतलब कि गलत है ना। चलिए अब मैं आपको एक जेई में आया हुआ क्वेश्चन आपसे पूछता हूं। जेई में आया हुआ एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं। एक इक्वेशन होती है P प्लस ए अपॉन वी, है ना, V माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। इस इक्वेशन का नाम होता है बेटा वंडर वॉल्स इक्वेशन। इस इक्वेशन का नाम क्या है? वंडर वॉल्स इक्वेशन। देखो नाम क्या है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। यहां पर P प्रेशर है, P क्या है? यहां पर प्रेशर है। V क्या है सर? वॉल्यूम है, V वॉल्यूम है। T जो है वो टेम्परेचर है। R जो है वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, राइट। ए और बी क्या है सर? ए और बी कोई कांस्टेंट्स होंगे। अब आपसे क्वेश्चन में कहा गया फाइंड डायमेंशन ऑफ ए डिवाइडेड बाई डायमेंशन ऑफ बी। ये क्वेश्चन जेई में पूछा गया क्वेश्चन है, जेई का PYQ है, ठीक है। जेई एग्जाम में बहुत पहले आया हुआ PYQ है। उन्होंने लिखा P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर V माइनस बी बराबर आर टी। तो आप मेरे को डायमेंशन ऑफ ए डिवाइडेड बाई डायमेंशन ऑफ बी बता दीजिए। ये जेई में आया हुआ PYQ है। IIT जेई में आया हुआ ये PYQ है, क्वेश्चन है। अब आप बताओ सर कैसे करोगे आप इस क्वेश्चन को? सोचो कैसे करोगे बेटा इस क्वेश्चन को आप, अगर ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, कैसे करोगे? कंसेप्ट वही होता है जो बता रहा हूं क्लास में। क्या सर? सर अगर मैंने V माइनस बी लिखा है, अगर V माइनस बी लिखा है सर, इसका मतलब जो डायमेंशन वॉल्यूम का होगा वही डायमेंशन बोलो बी का होगा, मैंने तो यही सिखाया आपको। इसका मतलब आप सीधे सीधे कहेंगे सर जो वॉल्यूम का डायमेंशन होता है वही बी का डायमेंशन होता है सर। यानी कि क्योंकि आपने सर V माइनस बी लिखा है तो B का डायमेंशन निकालना बड़ा आसान है सर। B का डायमेंशन तो सीधे सीधे आ गया सर, ये देख, B का डायमेंशन तो सीधे सीधे आ गया। अब यही सेम अप्रोच आप लगाइए और A का डायमेंशन निकालो बेटा। देखो B का तो आ गया, तुरंत आ गया, है ना। अब यही सेम अप्रोच हम लोग लगाएंगे पहले वाले टर्म में। सिमिलरली डायमेंशन ऑफ प्रेशर जो होगा दैट विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए डिवाइडेड बाई डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम स्क्वायर। डायमेंशन ऑफ पी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए डिवाइडेड बाई डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम स्क्वायर, है ना। यहां से आप सीधे सीधे ए का डायमेंशन निकाल पाएंगे और वो होगा प्रेशर का डायमेंशन इंटू वॉल्यूम के स्क्वायर का डायमेंशन। सर प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है? तो बेटा प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का होता है ML-T-2, एरिया का होता है L2, तो बनेगा ML-1T-2। ये हम लोग ने रफ में निकाल लिया, उसको यहां पर हम यूज कर लेंगे। तो प्रेशर का हो गया ML-1T-2 और वॉल्यूम का होता है L3 और उसका भी मैं क्या करूंगा? स्क्वायर कर दूंगा लाइक दिस, है ना। तो ये बन जाएगा ML -1 है, L की पावर में 6 है, तो अल्टीमेटली L की पावर में 5 हो जाएगा, T-2 हो जाएगा। बोलो यार ML5 T-2, ये A का डायमेंशन बेटा हमारा निकल आया। अब सिंपल है भैया, A का भी पता है, B का भी पता है, तो अल्टीमेटली क्या करना है? दोनों को डिवाइड करना है ना,
है ना। तो a बटे b का डायमेंशन ऑफ a बटे डायमेंशन ऑफ b को निकालना आसान हो गया। ml5t-2 डिवाइडेड बाई L3 ये, तो ये तुम्हारा क्या आएगा, ml2t-2, यानी कि ये तो वही डायमेंशन आ गया भाई जो एनर्जी का होता है, जो वर्क का होता है, जो टॉर्क का होता है, राइट है। देख लो, इस तरह का क्वेश्चन जेई में पूछा गया है, जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, जेई में आया हुआ क्वेश्चन है भाई, है। अरे यार ये क्या हो रहा है आज, कैमरा यार फिर से रुक गया भाई। अरे यार चलो मैं फिर से रीस्टार्ट कर रहा हूं, मेरी आवाज तो आप लोगों तक जा ही रही है ना। मैं रीस्टार्ट करता हूं बेटा इसको, जस्ट अ मिनट, है ना। कैमरे को मैं रीस्टार्ट करता हूं यार, ये क्या नाटक है। क्लास के बाद ही मैं इसको चेक करवाऊंगा, है ना। आप लोग परेशान ना हो, बस रीस्टार्ट कर रहा हूं मैं, राइट, रीस्टार्ट कर रहा हूं मैं, देखते हैं, रीस्टार्ट कर रहा हूं मैं। आवाज तो आ रही है ना भाई। हाँ जी, चलो अभी तो ठीक है भाई, अभी तो ठीक है, ओके ग्रेट, ठीक है। यार वो कैमरा जो है ना, चलते चलते बीच में हैंग हो जा रहा है हाँ, कैमरा जो है वो चलते चलते बीच में हैंग हो जा रहा है। यस यस, कैमरा हमारा जो है वो हैंग हो जा रहा है। कह रहे सर स्टूडियो टूर करा दो, करा देंगे करा देंगे करा देंगे, हैं यस। तो आई होप आप लोग जो है मेरी बात एकदम चकाचक समझ गए होंगे, है ना। हाँ जी, ठीक है जी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस की तरफ आते हैं, थोड़ा सा फील आएगा आपको। कैन टू फिजिकल क्वांटिटीज ए एंड बी हैव डिफरेंट डायमेंशंस। दो क्वांटिटी ए और बी है बेटा, दोनों के जो डायमेंशंस हैं वो अलग अलग हैं। विच मैथमेटिकल ऑपरेशन गिवन बिलो इज फिजिकली पॉसिबल। आपको यह बताना है अगर ए और बी दोनों के डायमेंशंस अलग अलग हैं तो आखिर इनमें से कौन सा प्रोसेस है जो फिजिकली पॉसिबल है, जो हो सकता है, यह आपको बताना है, राइट। ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन है। चलो, अगर ए और बी दोनों के डायमेंशन सेम नहीं है तो इनमें से कौन सा स्टेप है जो हो सकता है, कौन सा स्टेप है जो हो सकता है। वृतिका साहू को देखो सब समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। बताओ बेटा, कौन सा पॉसिबल है अगर ए और बी का डायमेंशन सेम नहीं है तो। भैया ए और बी का डायमेंशन अगर सेम नहीं है तो आप उनको जोड़ और घटा तो बिल्कुल नहीं सकते, बिल्कुल जोड़ घटा नहीं सकते हम उसको, है ना। अब बताइए सर यहां पे 1 + b लिखा है, गलत है यार। 1 एक नंबर है और उसमें आप किसी बी को नहीं जोड़ सकते। भाई ऐसा नहीं हो सकता ना कि सर 1 में 4 मीटर जोड़ दीजिए, सर नहीं जोड़ा जा सकता। अगर यह भी 1 मीटर होता तो हम जोड़ सकते थे 5 मीटर, लेकिन 1 + 4 मीटर अगर लिखा है तो यह नहीं जोड़ा जा सकता सर। 1 एक नंबर है और एक नंबर में 4 मीटर को हम नहीं जोड़ सकते, एक नंबर में 4 रुपए हम नहीं जोड़ सकते। यूनिट होना चाहिए ना, 1 के पास भी यूनिट होना चाहिए। तो ये भी जो है मेरे प्यारे बच्चों पॉसिबल नहीं है, यानी कि सर यहां पर केवल पहला वाला ऑप्शन है जो पॉसिबल है, जो पॉसिबल है सर। मल्टीप्लाई किसी को भी किया जा सकता है, चाहे डायमेंशन सेम हो चाहे ना हो, मल्टीप्लाई हम लोग कर सकते हैं, मल्टीप्लाई हम लोग कर सकते हैं, है ना।
क्षितिज कह रहे हैं सर स्कूल से लाख गुना बेटर पढ़ाते हो, तभी ना बेटा मैं यहां पीडब्ल्यू में हूं, है? सर एलिमेंट्री मैथमेटिक्स पढ़ा दीजिए, एग्जाम्स आ रहे। अरे पढ़ा देंगे, काहे परेशान, अरे बाबा। सर आपके स्टूडियो में एसी लगा है? हाँ लगा हुआ है बेटा। सर पीसीबी लाना था और फ्लो फ्लो में पीसीएम भी ले लिया। जोश जोश में बेटा भारी पड़ गया ना, है? इसीलिए कहा जाता है कि होश में काम करना चाहिए, जोश में नहीं करना चाहिए। सर इज इट नेसेसरी टू लर्न ऑल द फॉर्मूला? सारे फॉर्मूले रटने जरूरी नहीं है, डायमेंशनल फॉर्मूला सब नहीं रटना है। 7 फंडामेंटल क्वांटिटी का आपको आना चाहिए, बाकी क्वांटिटीज का निकालना आना चाहिए। हाँ, जो अननोन क्वांटिटीज हैं, जिनका फॉर्मूला आपने कभी पढ़ा ही नहीं अभी तक, उनको धीरे धीरे याद करना पड़ेगा। वो याद करने का तरीका मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, ठीक है जी। सर वीडियो फ्रीज हो गई। हाँ सही बात है, वो तो गई थी। हाँ सर L3 स्क्वायर, ओ हो नैना तेरे नैना तेरे नैना तेरे नैना हो। नैना बेटा, अगर L क्यूब लिखा है और उसकी भी पावर में 2 लगा हुआ है बच्चा, तो पावर पे जब पावर चढ़ाई जाती है तो दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती है बेटा। तो ये L की पावर में क्या बन जाएगा? 6 बन जाएगा। क्यूब में स्क्वायर लगा है तो वो दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी एंड इट विल बिकम L टू द पावर 6, है ना। भूमिका कह रही है सर मस्त पढ़ाते हो बट मुझसे ही कमी रह जाती है। कोई बात नहीं भूमिका, अगर इस बात का एहसास है तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। एक बच्चा जनरली इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता है कि उसके अंदर भी कुछ कमी है। अगर आपने इस चीज को एक्सेप्ट किया है तो आपके अंदर वो पॉजिटिव चेंजेस भी बहुत जल्दी आएंगे। आज तो केवल तीसरी क्लास है, परेशान मत हो। इसी फिजिक्स से प्यार ना करा दिया तो मेरा नाम शैलेंद्र पांडे नहीं, है ना। ये फिजिक्स से आपको प्यार होगा, है ना। चलिए, तो आई होप आपको ये बात जो है चकाचक समझ में आ गई होगी। चलो ठीक है, ठीक है, ओके। हाँ, अजितेश कह रहे हैं सर सिर्फ लड़कियों के डाउट पड़ रहे हैं। देखो कन्याओं का एक एज तो रहता है ना। नालायक, ऐसा नहीं है भाई। तुम भी पूछोगे, अगर वो नजर पे चढ़ गया तो भाई तुम्हारे भी क्वेश्चन का जवाब देंगे यार, ऐसा नहीं है। हाँ चलिए, अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशनली इनकरेक्ट? इनमें से कौन सी इक्वेशन डायमेंशन के हिसाब से उचित नहीं है? डायमेंशन के हिसाब से, चलो सोचने का, समझने का और जवाब देने का, जल्दी से। हाँ हाँ, लेडीज फर्स्ट। यस, कह रहे सर कविता सुनाओ ना। सुनाएंगे। हाँ जी, तो यहां पर अगर मैं बताऊं डायमेंशन के हिसाब से ये क्वेश्चन सही है, ये भी सही है ना। ये गलत है, क्योंकि जीटी में से हम 1 कैसे घटा सकते हैं? है जीटी में से हम 1 कैसे घटा सकते हैं? अभी मैंने आपको समझाया था, है ना। कोई ना कोई क्वांटिटी यहां भी होनी चाहिए थी जिसका डायमेंशनल फार्मूला वही होता है जो जीटी का होता है। बोले यार, इसका मतलब शी इज अगेन राइट, शी इज अगेन राइट। देखो कन्या ही है, शी इज अगेन राइट। अरे यार समझा नहीं, समझता नहीं है? समझता नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि सर आप काम क्या करते हो, है ना।
कुछ लोग पूछते हैं सर आप काम क्या करते हो, तो इसी बात पर मैंने बोला क्या पूछते हो हाल मेरे कारोबार का, क्या पूछते हो हाल मेरे कारोबार का, आईना बेचता हूं मैं अंधों के बाजार में। समझ आए तो हार्ट स्पैम करें, ना आए तो पोगो देखें, पोगो है। डायमेंशन के हिसाब से ये गलत है, क्योंकि जीटी में 1 को ना तो हम जोड़ सकते हैं ना तो हम घटा सकते हैं। अब तीसरे वाले एप्लीकेशन की तरफ आते हैं। सबसे पहला वाला मैंने आपको सिखाया कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। दूसरा एप्लीकेशन मैंने आपको सिखाया टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, जिसको होमोजेनिटी प्रिंसिपल भी कहा जाता है। और तीसरा होता है मेरे प्यारे लाल बाल गोपाल, है ना, तीसरा होता है टू डिराइव रिलेशन अमंग वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। कुछ फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन निकालना, है ना, ये हम लोग आज जो है सीखने वाले हैं, है? हाँ, ये देखो अभिज्ञान समझ गया बेटा, समझ गया। हाँ, चलिए कोई नहीं, आपको मैं अगला कंसेप्ट सिखाता हूं, बहुत प्यारा है और ये तुम्हारे एग्जाम में आएगा। मतलब अभी जो तुम्हारा टेस्ट होगा स्कूल में, उसमें भी ये वाला, मतलब इस कंसेप्ट पर क्वेश्चन 100% आएगा। तुम्हारा 11th का जो फाइनल एग्जाम होगा उसमें भी लॉन्ग क्वेश्चन में ये आएगा, 100% आएगा। राइट, सो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये 100% पूछा ही जाने वाला है। यही वाला नहीं, ये कंसेप्ट आएगा। ठीक है, अभी मैं इस पे 4-5 क्वेश्चंस करा रहा हूं, ध्यान से देखो, समझो, सीखने की कोशिश करो। राइट, देखो हमसे कह रहे हैं लेट अस डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास m, यानी कि हमें सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू को डिराइव करना है। ठीक है, एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद द वेलोसिटी v इन सर्कल ऑफ रेडियस r। एक कोई पार्टिकल है जिसका मास m है, वो r रेडियस के सर्कल पर v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू हमें निकालने को बोला। अब अगर सेंट्रीपिटल फोर्स निकालने को बोला है और केवल मास, वेलोसिटी और रेडियस की बात की है, तो ऑब्वियस है कि सेंट्रीपिटल फोर्स इन्हीं 3 चीजों पे डिपेंड करता होगा, तभी तो क्वेश्चन में 3 ही चीज हमें दी गई है ना। तो मैं ऐसे क्वेश्चंस में मैं सीधे सीधे क्या लिखूंगा कि ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो m, v और r इन 3 चीजों पे डिपेंड करेगा। पावर में कुछ भी चढ़ा दो यार, a b c कुछ भी चढ़ा दो, है ना, कि इनकी पावर में कुछ ना कुछ रहा होगा, ये हमें निकालना है ना। तो हमने अज्यूम कर लिया कि लेट अस सपोज, क्योंकि जो फोर्स है उसको निकालने के लिए आपने केवल 3 चीज हमें दिया है, मास, वेलोसिटी, रेडियस। देखो मास m, वेलोसिटी v, रेडियस r, तो इन्हीं 3 चीजों पे डिपेंड कर रहा होगा, है ना। पावर में कुछ भी a b c चढ़ा दो। अब यही a b और c की वैल्यू तुम्हें निकालनी है। बस कैसे निकालनी है, आप क्या करेंगे, आप लेफ्ट और राइट साइड दोनों में डायमेंशन लिखेंगे। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है बेटा, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है mLT-2, राइट है। मास का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, m पावर में a है। वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है LT-1 पावर में b है। और r रेडियस है जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला l पावर में c है। देख लो, ध्यान से देखो, मैंने हर एक टर्म का क्या लिख दिया, डायमेंशन लिखा। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला mLT-2, मास का m होता है, वेलोसिटी का LT-1 और रेडियस का डायमेंशनल फॉर्मूला l होता है, वो मैंने एज इट इज उठा के बेटा रख दिया। तो ये क्या बन गया हमारा, दिस इज mLT-2 इज इक्वल टू, देखो m केवल एक बार है, पावर में a है, l जो है यहां भी है, l यहां भी है। अब ध्यान से समझना बेटा, अभी एक बच्चा कुछ कंफ्यूज था ना पावर में, l की पावर में b है, l की पावर में c है। जब बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाती है बेटा, ऐड हो जाएगा यहां पर, क्योंकि l की पावर में b है, l की पावर में c है। जब बेस सेम तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। और t की पावर में क्या है, -1 है और b भी है, तो t की पावर में ओवरऑल -b आ जाएगा। -1 और ये b दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, है ना। तो ये मैंने यहां लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, नाउ वी विल कंपेयर बोथ साइड, यानी कि ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। अब हम इक्वेशन को दोनों तरफ कंपेयर करेंगे। क्या सर, m की पावर में a है, m की पावर में 1 है, यानी a की वैल्यू सीधे सीधे कितनी आ गई, 1। सर l की पावर में b प्लस c है,
लेकिन यहां पर सर एल की पावर में 1 है तो बी प्लस सी भी 1 हो गया। सर टाइम की पावर में माइनस बी है और यहां पर सर टाइम की पावर में -2 है, यानी कि यहां से बी की वैल्यू आ गई 2 के बराबर। देखो दो चीजें तो वैसे ही मिल गई, ए मिल गया और बी भी मिल गया, ऐसे ही मिल गया। बी की वैल्यू यहां रख दोगे तो सी की वैल्यू आ जाएगी, तो यहां से सी की वैल्यू मिलेगी 1 माइनस बी यानी 1 माइनस 2 यानी -1। तो बेटा सी की वैल्यू कितनी निकल करके आ गई हमारी -1 के बराबर। तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू -1। सो यानी कि हेंस फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स जिसका फॉर्मूला मैंने लिखा था m की पावर में a, तो a कितना है 1, v की पावर में b कितना है 2, r की पावर में c कितना है -1। ठीक है जी, इसको थोड़ा सा अच्छा कर लो तो फोर्स का फॉर्मूला क्या आ गया, mv² डिवाइडेड बाई r, mv² डिवाइडेड बाई r। ये मेथड इतना प्यारा है कि देखो तुमने अभी सर्कुलर मोशन नहीं पढ़ा मेरे से, जो तुम्हें 9-10 में आता होगा बस उतना ही आता है तुम्हें, है ना। आप लोगों को कुछ बच्चों को फॉर्मूला याद भी होगा कि mv²/r होता है सर, लेकिन सोचो ये मेथड इतना प्यारा है कि अभी मैंने सर्कुलर मोशन पढ़ाया भी नहीं, उसके किसी कंसेप्ट की कोई बात नहीं किया, सिर्फ इतना देखा कि भैया फोर्स निकालना है, क्वेश्चन में मास दे रहा है, वेलोसिटी दे रहा है, रेडियस दे रहा है, तो ऑब्वियस है इन्हीं 3 चीजों पे डिपेंड कर रहा होगा। उसके बेसिस पर यार देखो हमने पूरा फॉर्मूला निकाल के रख दिया, तो कितना प्यारा मेथड है ये। क्या ये मेथड समझ में आया? जल्दी से चैट बॉक्स में हार्ड स्पैम कर सकते हो, SSSOP लिख सकते हो। इज दैट क्लियर? बोले यार जल्दी से देखो, फटाफट सभी लोग बताओ, क्या ये समझ में आया? क्या ये एकदम चकाचक है? क्या ये एकदम क्लियर है ना? जल्दी से मेरे प्यारे लाल बाल गोपाल, है ना? यस यस, ग्रेट, बहुत बढ़िया। अब इसी पर एक कंसेप्ट मैं और कराऊंगा जो कि है सिंपल पेंडुलम। सर सिंपल पेंडुलम क्या चीज है? सिंपल पेंडुलम का एक बच्चा भी बोला था सर वंस मोर, तो देखो वंस मोर एक और एग्जांपल करा रहा हूं मेरे भाई, सुनना ध्यान से। सिंपल पेंडुलम का मतलब एक रस्सी होती है, उस रस्सी में एक छोटी सी चीज बांध देते हैं, है ना। इस रस्सी की भाई ऑब्वियस है कुछ ना कुछ लंबाई रही होगी, है ना। जो भी चीज बांधे उसका कुछ ना कुछ मास रहा होगा, मास की वजह से कुछ ना कुछ इसका वेट भी रहा होगा, तो m और g होगा। इसी को सिंपल पेंडुलम कहा जाता है। सिंपल पेंडुलम का मतलब एक रस्सी लो, उसमें कोई छोटी सी चीज बांध दो और उसको यहां से लटका दो। जैसे ही लटकाओगे थोड़ा इधर खींच के छोड़ दोगे, वो ऐसे ऐसे करेगा, ऐसे ऐसे करेगा। इसी डिवाइस को सिंपल पेंडुलम कहा जाता है। अब हमसे कहा गया कि भैया उस सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड बताइए। सिंपल पेंडुलम का हमसे क्या पूछा गया? हमसे कह रहा है सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड बता दीजिए। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, हमसे कह रहा है टाइम पीरियड बता दीजिए। अब आपने खुद देखा कि यार सर ने केवल लेंथ की बात किया, मास की बात किया और ग्रेविटी की बात किया, केवल 3 ही चीज की बात की है सर ने, है ना। इसका मतलब टाइम पीरियड जो है सर वो लेंथ पे डिपेंड कर रहा होगा, मास पे डिपेंड कर रहा होगा, ज्यादा से ज्यादा जी पे डिपेंड कर रहा होगा। 3 ही चीज की बात जब हमने की है भैया, तो पावर में चढ़ा दो, ए बी सी चढ़ा दो, है ना। अब तुम्हें यही ए बी और सी की वैल्यू निकालनी है। अरे यार ये जो टी है दैट इज टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम। टी क्या चीज है? सॉरी टी क्या चीज है? टाइम पीरियड। यानी सिंपल पेंडुलम को एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगे वही टाइम पीरियड कहलाता है बेटा, दैट इज नोन एज टाइम पीरियड। तो ये हमारा टाइम पीरियड है। टी बराबर भाई लेंथ है, मास है, ग्रेविटी है, तो इन्हीं पे डिपेंड कर सकता है, इसके अलावा और कुछ दिया ही नहीं गया हमें क्वेश्चन में, यही इतनी चीजें है ना। अब आओ उसको सॉल्व करते हैं यार। देखो अब मैं क्या लिखूंगा? डायमेंशनल फॉर्मूला लिखूंगा। तो भाई टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला टी होता है, लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला एल होता है जिसकी पावर में ए है, मास m है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला m होता है जिसकी पावर में b है, और g मतलब क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी LT-2 उसकी पावर में क्या लिखा हुआ है? c। तो हमने क्या लिखा? इस स्टेप के जस्ट बाद हम क्या करते हैं? डायमेंशनल फॉर्मूले लिखते हैं सबके। टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला टी, लेंथ का एल, मास का m और g मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक्सेलरेशन का होता है LT-2।
अब दोनों तरफ थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे भैया, ये टी हो गया, इधर एल की पावर में ए यहां है और एल की पावर में सी है, तो ये ए प्लस सी हो जाएगा। एम की पावर में केवल बी रहेगा, और यहां पे देखो टी की पावर में -2c हो जाएगा। चेक कर लो। अब अगेन काम क्या है हमारा, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ बेटा हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। जैसे ही कंपेयर करोगे क्या पता चलेगा, एल की पावर में ए प्लस सी लिखा है, बट लेफ्ट हैंड साइड में एल का कोई टर्म नहीं है, यानी कि पावर में क्या हो गया, 0। एम की पावर में बी है, बट इधर एम का कोई टर्म नहीं है, यानी कि बी की वैल्यू 0। टी की पावर में -2c है, बट यहां पर टी की पावर में 1 है, तो दैट इज इक्वल टू 1। बेटा यहां से देखो c की वैल्यू कितनी आई, -1/2, ये c की वैल्यू हो गई है ना। b की वैल्यू सीधे सीधे मिल गई 0 के बराबर। यहां से तुम्हें a की वैल्यू मिल गई कितना, -c के बराबर। -c लिखने का मतलब 1/2। तो आप लोग चेक कर सकते हो, a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, और साथ ही साथ c की वैल्यू भी आ गई। सब उठा के रख दो यहां पे। जैसे ही रखोगे तो टाइम पीरियड की जो वैल्यू है, दैट विल बिकम एल की पावर में क्या, ए कितना है भैया, 1/2। मास की पावर में b, तो m की पावर में b यानी कि 0, g की पावर में c यानी कि -1/2, है ना। तो टाइम पीरियड का ये जो फॉर्मूला है वो बन जाएगा क्या, l की पावर में 2 है, 1/2 है, यानी कि √L हो गया। m की पावर 0 तो 1 हो गया, गायब। ये बन जाएगा तुम्हारा अंडर के अंदर g, क्योंकि पावर में माइनस लग गया तो वो नीचे चला जाएगा बेटा, है ना। तो टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला यहां से बना, वो फॉर्मूला बना अंडर के अंदर L/G के बराबर। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या बना, √L/G के बराबर। ये वो चीज है जो हम लोग इस मेथड से निकाल सकते हैं, ये वो चीज है। जेन्युइनली मैं आपको बताऊं क्या होता है, जो किताबों में लिखा होता है वो ये है, किताब में जब आप देखेंगे ना तो वो ऐसा नहीं लिखेगा, सिर्फ एक चीज यहां पर ऐड करेगा। क्या चीज ऐड करेगा, वो कहेगा कि दिस टाइम इज प्रोपोर्शनल टू दिस, बस इक्वल नहीं लगाएगा, प्रोपोर्शनलिटी लगा देगा। वो कहेगा कि भैया टाइम लेंथ पर, मास पर और जी पर डिपेंड कर रहा होगा। अब अगर प्रोपोर्शनल लगा है तो ऑब्वियस है, प्रोपोर्शनलिटी जब हटती है तो वहां पर क्या आता है, एक कांस्टेंट आता है। तो आप भी कहेंगे सर ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी हटाओ तो एक कांस्टेंट लगा दो, एल की पावर में ए, एम की पावर में बी और जी की पावर में सी, एक कांस्टेंट लगा दो सर, ठीक है, सब कुछ सेम रहेगा, बस एक क्या हो जाएगा, यहां पर एक एडिशनल, यहां पर एक कांस्टेंट हो जाएगा, है ना। कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट होने का मतलब क्या है, यहां पर भी वो कांस्टेंट आएगा, यहां पर भी वो कांस्टेंट आएगा, यहां पर भी वो कांस्टेंट आएगा, काम खत्म। इस मेथड से, ये जो हम लोगों ने डायमेंशनल एनालिसिस सीखा है, इस मेथड से हम लोग कांस्टेंट के की वैल्यू को निकाल नहीं सकते। वी कैन नॉट डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के। सर पिछले वाले डेरिवेशन में तो आपने के नहीं लिया था, तो बेटा अगर आपका मन है आप यहां पे ले सकते हो, यहां पर आप एक के रख देना, है ना, तो फाइनल यहां पर भी एक के आ जाएगा, यहां पर भी के आ जाएगा। बट प्रैक्टिकली उस के की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। के की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो इसलिए मैंने वहां लगाया ही नहीं, है ना, मैंने आपको कंफ्यूज नहीं करना, है ना, नहीं किया। यहां भी के लगा दो, ये तो सेम रहेगा, यहां भी के लगा दो, यहां भी के लगा दो, और नीचे लिख दो क्या, प्रैक्टिकली के की वैल्यू कितनी होती है, 1। प्रैक्टिकली के की वैल्यू होती है 1, इसलिए सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या आ गया, mv²/r। सर ये कैसे पता कि प्रैक्टिकली 1 होता है, तो ये मैं अपनी नॉलेज से लिख रहा हूं, तो के की वैल्यू 1 होती है, ये आपको अभी याद करना पड़ेगा, राइट। इस वाले डेरिवेशन में के की वैल्यू 1 है। सर यहां पर क्या है सर, तो भैया के की वैल्यू को हम इस मेथड से निकाल नहीं सकते हैं, बट प्रैक्टिकली अगर मैं आपको बताऊं, अपनी नॉलेज से मैं आपको बता रहा हूं, के की वैल्यू यहां पर होती है 2 पाई के बराबर। के की वैल्यू कितनी होती है, 2 पाई के बराबर। इसलिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या निकल आता है, 2 पाई √L/G। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या निकल आता है, 2 पाई √L/G।
मैं फिर से बता रहा हूं, क्वेश्चन में तुमको एक सिंपल रस्सी दी गई, एक कोई छोटा सा पार्टिकल है जिसका वेट mg है और रस्सी की लंबाई l है, केवल इतना दिया गया और आपसे कहा गया कि यार इस सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड बता दीजिए। सर टाइम पीरियड कैसे मिलेगा? तो बेटा हमने कहा कि अगर क्वेश्चन में तीन ही चीज दी गई है तो टाइम पीरियड इन्हीं तीन चीजों पे डिपेंड कर रहा होगा, तो पावर पे एबीसी चढ़ा दिया, है ना। अब सर कौन ये प्रोपोर्शनलिटी हटेगा सर तो कांस्टेंट क्या आएगा, हमने कहा ठीक है भैया ऐसा हो गया। अब बाकी सब कुछ सारा मेथड सब कुछ सेम है, बस यहां से जब सॉल्व करना, जब एबीसी की वैल्यू आ जाएगी, जब यहां रखोगे तो ये के वाला टर्म यहां चिपका रहेगा, यहां भी रहेगा, यहां भी रहेगा, यहां भी रहेगा, काम खत्म। आप यहां नीचे लिख सकते हो, अगर तुम्हें ये के रटा है, तुम्हें याद है, मान लो यही वाला डेरिवेशन आ जाए और तुम्हें याद है के की वैल्यू 2 पाई होती है तो लिख देना, नहीं याद है तो यहां एक लाइन लिखना कि वैल्यू ऑफ के कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय दिस मेथड। इस वाले मेथड से के की वैल्यू को डिटरमाइन नहीं किया जा सकता, ये लिख देना, दैट्स इट। क्लियर है? फिलहाल मैं तुम्हें इस फॉर्मूले को याद करने के लिए मैं एक तरीका, एक ट्रिपल एस आपको दे रहा हूं। टाइम पीरियड क्या हुआ सिंपल पेंडुलम का? 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी के बराबर, है ना। फॉर्मूला क्या है? 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी के बराबर। सर लेकिन हमें तो नहीं पता है सर, हमने तो नहीं पढ़ा है। चलो मैं एक ट्रिपल एस तुम्हें दे रहा हूं इसको याद करने के लिए, एक ट्रिपल एस दे रहा हूं तुम्हें इसको याद करने के लिए। इस इक्वेशन में दोनों तरफ 2 का मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाएगा ना, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो मैं एक ट्रिपल एस आपको दे रहा हूं, एक ट्रिपल एस आपको दे रहा हूं क्या? एक ट्रिपल एस मैं आपको दे रहा हूं क्या? टूटी चारपाई के नीचे लोटा और गिलास, टूटी चारपाई, चारपाई के नीचे, नीचे लोटा और गिलास। इस तरीके से आप इस फॉर्मूले को अपने दिमाग में रख सकते हैं। बोलो ट्रिपल एसओपी। टूटी चारपाई के नीचे लोटा और गिलास, टूटी चारपाई के नीचे, नीचे मतलब अंडर रूट, लोटा और गिलास। बोलो ट्रिपल एसओपी। क्या ये बात समझ आई है? समझ आई? बोलो यार, है ना। टूटी चारपाई के नीचे लोटा और गिलास। डाउट? ट्रिपल एस मतलब सिग्मा शैलेंद्र सर, ये भी सही है। हाउ टू मैनेज अर्जुना जेई विद उदय आईएससी, और सर अर्जुना जेई में दूसरे तरीके से सॉल्व किया था, किसका फॉलो करूं? आदित्य मेरे भाई, अगर बात स्कूल की है तो मेरा फॉलो करो, अगर बात कॉम्पिटिटिव एग्जाम की है तो वहां का फॉलो कर लो या यहां का कर लो, दोनों चल जाएगा। बट स्कूल के लिए तुमको मेरा फॉलो करना ही पड़ेगा क्योंकि स्कूल में यही वाला मेथड चलेगा, राइट। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में केवल आंसर से मतलब होता है, तो चाहे उधर वाले मेथड से लाओ चाहे इधर वाले मेथड से लाओ, आंसर सही आना चाहिए। अब ये तुम्हारे ऊपर है, राइट। सर ये डेरिवेशन टाइम पीरियड का याद करना होगा। बेटा याद कुछ नहीं करना होता है फिजिक्स में, फिजिक्स में हर एक चीज समझनी होती है। क्या तुम ये सारे स्टेप अब क्या रट लोगे क्या इसको? और रट भी लोगे तो क्या जरूरी गारंटी है यही आएगा क्या? हो सकता है ये वाला आ जाए, अब क्या करोगे? समझना पड़ेगा, कंसेप्ट समझना पड़ेगा। क्लियर है? कह रहे सर उप्पू मैम की क्लास है, चलो उप्पू मैम की तुम्हारी क्लास है तो मैं ये वाला क्वेश्चन अभी नहीं करा रहे हैं डेरिवेशन, चलो इसको मैं अगली क्लास में करा दूंगा तुम्हें डेरिवेशन, राइट राइट। चलो ये क्वेश्चंस भी अगली क्लास में करा देंगे, अब तुम रो ही रहे हो तो, है ना। बहुत रोतलू हो बेटा तुम लोग, रोना शुरू कर देते हो। लेकिन कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, ठीक है, ट्राई करना। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, ट्राई करिएगा, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा,
अगली क्लास में। लेकिन कोशिश करना, ट्राई करना बेटा तुम्हारा काम है, राइट। जितना मैंने पढ़ाया है उसको ईमानदारी से आप सभी लोग पढ़ेंगे, समझेंगे, सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तब अगली क्लास में आएंगे। कोई भी काम चोरी नहीं करेगा बेटा। आप लोग क्लास 11th में आ गए हैं। मैं आपको बताऊं, आज मेरे पास इतने सारे बच्चों के मैसेजेस आए हैं कि सर आपने जो पढ़ाया था वही एग्जाम में आया, मेरी गलती है, मैंने नहीं किया, मैं काश आपसे पहले मिल गई होती, या आपको पहले कभी देख लिया होता, या सर काश आपने जो बताया था वो मैंने कर लिया होता। बहुत सारे बच्चे आज रिग्रेट कर रहे हैं क्योंकि आज क्लास 12th का रिजल्ट निकला है। बहुत सारे बच्चे 98%, 97%, 99% तक बच्चे नंबर लाए हैं, ठीक है, सीबीएसई में भी। वो अब जो बच्चों के रिजल्ट थोड़े खराब हुए हैं वो बेचारे रो रहे हैं, परेशान हैं, उनको अब रिग्रेट लग रहा है। आपको आज के 2 साल के बाद ऐसा रिग्रेट ना लगे, इसलिए बेटा अभी से 2 साल रेगुलर बेसिस पर यार पढ़ाई कर लो, नहीं तो 2 साल के बाद आपको पछताना पड़ेगा, है ना। तो ऐसा ना हो, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों आप मेहनत करते रहिए, ठीक है। रितिका ने कहा सर मेरा डाउट देख लो। क्या है भैया रितिका का डाउट है? अंशिका ने कहा सर ओपी हैं, धन्यवाद। कहाँ है रितिका जी इसमें है? रितिका तो हाँ सर, अगर के नहीं लगाया तो नंबर कटेंगे क्या? बेटा अब ये डिपेंड करता है टीचर के ऊपर। वैसे के लगा दो, लगा दो, है ना, के लगा करके ही सॉल्व करो। बस वो लिख देना, अगर तुम्हें याद है के की वैल्यू तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो लिख देना कि वैल्यू ऑफ के कैन नॉट बी डिटरमाइंड यूजिंग दिस मेथड, कि भैया इस मेथड से कांस्टेंट के की वैल्यू को हम निकाल नहीं सकते। राइट है ना। सक्षम कह रहे हैं सीबीएसई स्पून फीडिंग। हाँ बात मतलब ठीक है, उन बच्चों की एक्चुअली मतलब, अब मैं क्या बोलूं इसमें, कुछ बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा है उन बच्चों को तैयार ही शायद ऐसे किया जाता है कि उनको हर एक चीज चाहिए होती है। आईसीएसई में आप लोगों को वैसे नहीं तैयार किया गया है कि आपको सब रटना पड़े, हर चीज आपको पढ़ा दे तभी आप कर पाए, ऐसा नहीं है। आप लोगों ने क्लास 10th के फिजिक्स के पेपर को देखा था आईसीएसई का, आपको मैंने कंसेप्ट सिखाया था, उस कंसेप्ट के दम पर आप लोग कर गए और टॉप भी कर गए, है ना। और मैं आपको गारंटी बता रहा हूं, ऐसा पेपर सीबीएसई में आ जाता ना तो बच्चे रो देते लिटरली, ना हो पाता उनसे। तो ये सच्चाई है ना। और चलो लीडर बोर्ड आप लोग को दिखा देते हैं भाई। लीडर बोर्ड में वैभव सबसे आगे हैं, दूसरे वैभव भी दूसरे नंबर पर हैं, सुमानता हैं, श्रेया, केशरवानी, अनामिका, विकसित, लक्ष्य, संचित, संभवी और ईशान। तो ये सारे वो बच्चे हैं भाई जिनके 6 में से 6 क्वेश्चन सही हैं, है ना। सो बहुत ही बढ़िया, बहुत खूबसूरत। जाते जाते आप सभी को एक बढ़िया सी मैं सुनाता हूं, क्या शायरी, है ना, शायरी। जो चाहते हैं मुझे बर्बाद देखना, कामयाब उन्हें होकर दिखाएंगे। जो चाहते हैं मुझे बर्बाद देखना, कामयाब उन्हें होकर दिखाएंगे। और दिया है जिसने एक बूंद भी सहारा, और दिया है जिसने एक बूंद भी सहारा, रही जिंदगी तो समुंदर लौटाएंगे। तो मेरे प्यारे लाल बाल गोपाल, ट्रिपल एस आर्मी, सभी लोग ईमानदारी से यार मेहनत करो, है ना। मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूं। फिजिक्स में मैं गारंटी से बोल रहा हूं, मैं तुम्हें प्रो बना करके छोड़ूंगा। क्लास 11th, क्लास 12th, अगर तुम मेरी पूरी बात एज इट इज फॉलो कर रहे हो तो मैं तुम्हें प्रो बनाने की जिम्मेदारी ले रहा हूं। चाहे तुम्हारा बोर्ड्स हो, जेई हो, नीट हो, सभी में आपको मजा आएगा, आपको फील आएगा कि नहीं यार शैलेंद्र सर ने जो सिखाया है वो कंसेप्ट सिखाया है, और कंसेप्ट से ही सब कुछ होता है बेटा। मैं इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस आपको 11th 12th में करवा दूंगा, इतने कंसेप्ट्स आपके दिमाग में डाल दूंगा कि आप हर चीज कर ले जाएंगे। लेकिन रिवीजन करना आपका काम है। आप नहीं रिवाइज करोगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। एक टीचर सिर्फ पढ़ा सकता है, रिवाइज करना, प्रैक्टिस करना बच्चे का काम है। आप नहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप नहीं रिवीजन कर रहे हैं, तो आप मान के चलो कि आपका 12th का रिजल्ट खराब होगा ही होगा। जिस बच्चे का 11th वीक होता है वो 12th में रोता है, पूरे साल रोता है। तो आपका ऐसा ना हो, इसलिए भाई अभी से जो है सभी लोग मेहनत करो। नोट्स आप लोगों को सबको मिल जाएंगे, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस। जाते जाते एक बेहतरीन सा गाना आप लोगों को सुनाते हैं, है ना। सुन लो भाई,
सुन लो।